Good evening to everyone. Good evening to all of you. Please let me know that the voice is clear, video is clear. एक बार बता देना वॉइस क्लियर है, वीडियो क्लियर है, कैसे हो सब लोग? गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग ओम, गुड इवनिंग निशांत, गुड इवनिंग प्रज्ञा, गुड इवनिंग प्रज्वल, ज्ञानेंद्र, रिया, अभिषेक, दयानंश, अन्वेषा, वैष्णवी, विशाल, भावना, राहुल, किशन, दत्ता, वेदिका, हर्षित, आयुष. गुड इवनिंग टू एवरीवन. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. कैसे हो आप लोग? बढ़िया. गुड इवनिंग बियॉन्ड. गुड इवनिंग. ठीक है. अच्छा ये बताओ कि आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी तक 2 लेक्चर जो हुए वो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है. मैंने पहले लेक्चर में फाइल सिस्टम वर्सेस डीबीएमएस बताया था, बेसिक, उस पर गेट के क्वेश्चन नहीं आते, वो सिर्फ मोटिवेशन था कि हमको कैसे बेसिकली पढ़ना है. ठीक है. और ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है. ओके ओके, धीरे धीरे आ जाएगा. ठीक है ठीक है. ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा, परेशान होने की कोई बात नहीं है. ठीक है. हाँ, डाउट है, फॉरेन की का कल डाउट है, कल आप लोग एग्जॉस्ट हो गए थे, तो फॉरेन की वाला मैं आज वापस से आप लोगों को शुरुआत कर देता हूँ. ठीक है. ठीक है, चलो, डोंट वरी, मैं भी आप लोगों को ना वापस से फॉरेन की का कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे किसी भी तरीके का कोई भी कॉन्सेप्ट हो. तो आज मैं आप लोगों को ना विजुअलाइजेशन भी करवा दूंगा. तो आज का हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा हम लोग जो है वो फॉरेन की के बारे में, ठीक है, डिस्कशन कर लेंगे. और दूसरा आज का जो टॉपिक है वो फंक्शनल डिपेंडेंसी का है. ठीक है, फंक्शनल डिपेंडेंसी का. तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट. ओके, ठीक है. तो पहले ध्यान से सुनते जाओ. प्रॉब्लम क्या होती है मालूम है? जो मेन इशू होता है कि कभी कभी क्या करते हैं बच्चे, जब भी मैं अगर पढ़ाते रहता हूं उनको, तो वो ये करते हैं कि बीच बीच में डाउट पूछते रहते हैं. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले मुझे 10-15 मिनट एक्सप्लेन करने दो. अब कुछ बच्चे जो है वो बीच में डाउट पूछ लेंगे, तो बाकी का बच्चों का क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन. मैं सबके लिए बता रहा हूँ. देखो, हर एक बैच में एक ही तरीके के बच्चे नहीं होते हैं. कुछ कुछ बच्चे का ग्रास्पिंग पावर थोड़ा कम होता है, कुछ बच्चे का ग्रास्पिंग पावर ज्यादा होता है. बैच मर्ज करने पे एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि अगर मैं समझो पढ़ा रहा हूँ कुछ भी, ठीक है, तो होता क्या है कि कुछ बच्चे अपने आप को संभाल नहीं पाते, वो तुरंत डाउट पूछते हैं. ठीक है, और वो बोलते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आया. तो मैं, अच्छा आदमी, मैं उसके डाउट को क्लियर करने के लिए चले जाता हूँ. जब उसके डाउट को क्लियर करने के लिए जाता हूँ, तो बाकी के बच्चे का कंसंट्रेशन भी उसी डाउट पे होता है. दूसरा, मैं अगर कोई चीज पढ़ा रहा हूं, तो जब भी मैं पढ़ाते रहता हूं, तो उस टाइम पे क्या करते हैं बच्चे कि वो डाउट पूछते हैं, तो बाकी के बच्चे भी उनका डाउट देखना शुरू कर देते हैं. जब बाकी के बच्चे भी उनका डाउट देखना शुरू कर देते हैं, तो होता क्या है कि सब लोगों का कंसंट्रेशन चैट पे चले जाता है, और फिर मैं अगर कोई भी पॉइंट अगर एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो उसको वो चीज समझ में नहीं आती है. कोई बात नहीं, अगर फॉरेन की का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है, मैं थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा. अभी शुरुआत में मैं अपना धीरे धीरे पेस बढ़ाऊंगा. बाकी के बच्चे जिनको लग रहा है कि उनका ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा है, जो ऑलरेडी एक बार डीबीएमएस पढ़े हैं, उनको ही पता चल रहा होगा कि मैं बहुत एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पॉइंट्स दे रहा हूं लोगों को. तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है. ठीक है. और जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आएंगी. आज तीसरा लेक्चर है, एटलीस्ट मेरे को 4-5, क्योंकि 10 घंटे मिनिमम चाहिए रहते हैं किसी भी फैकल्टी के साथ में एक फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए. तो मेरे साथ में भी फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए एटलीस्ट आपको 7 से 8 घंटे चाहिए. अभी मैंने ज्यादा नहीं हुआ, 2 ही लेक्चर हुए और बहुत कम कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया. पहला फ्लैट फाइल वर्सेस डीबीएमएस, वो गेट में नहीं आता है, वो सिर्फ एक मोटिवेशन था कि डीबीएमएस क्यों पढ़ा जाता है. फिर मैंने आपको कीज का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, कैंडिडेट की क्या होता है, फिर सुपर की क्या होता है. अभी भी कुछ बच्चों को मेरे मेरे पास मैसेज आया था, ऐसा मैंने बोला भी है आपको टेलीग्राम ग्रुप में, कि अगर कुछ बच्चों का ऐसा लग रहा है कि डाउट जो है वो क्लास में अगर नहीं क्लियर हो पा रहा है, तो वो मुझे टेलीग्राम पे भी टेक्स्ट कर सकते हैं या फिर डीएम भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनमें. ठीक है, अच्छा आदमी हूं, मैं रिप्लाई कर दूंगा. ठीक है, दिखता खराब हूं लेकिन इंसान अच्छा हूं. दूसरा पॉइंट ये है, अभी भी कुछ बच्चों को क्लियरेंस नहीं है कि कैंडिडेट की और सुपर की में फर्क क्या होता है. तो मैं एक बार थोड़ा सा और बता देता हूँ. कैंडिडेट की क्या करता है, टेबल को यूनिकली रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, और ये मिनिमल होता है. मिनिमल मतलब स्मॉलेस्ट आइडेंटिफायर को हम लोग कैंडिडेट की कहते हैं. और आइडेंटिफायर के साथ में अगर कुछ आप एक्स्ट्रा भी चीजें ऐड करते जाओगे, तो वो आपका सुपर की बन जाता है. तो सुपर की भी यूनिकली रिप्रेजेंट करेगा, कैंडिडेट की भी यूनिकली रिप्रेजेंट करेगा, दोनों यूनिकली रिप्रेजेंट करते हैं. कैंडिडेट की क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट आइडेंटिफायर बोल लो उसको. ठीक है, वो जो कि टेबल को रिप्रेजेंट करता है. सुपर की भी वही काम करता है, लेकिन उसके साथ में एक्स्ट्रा होता है. फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अगर बोलूं कि आपके कॉलेज में मैं अगर जाऊं और चिल्लाऊं, ए रोल नंबर 101 किसका है, या फिर अगर आप एक क्लास में बैठे हो, मैं बोलूं कि रोल नंबर 101 किसका है, तो एक बच्चा बोलेगा मेरा एक रोल नंबर 101. तो मैंने क्या किया, मैंने उसको सबसे कम चिल्लाने पे क्या मैंने यूज किया, रोल नंबर यूज किया. तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंडिडेट की हो जाएगा. लेकिन अगर मैं रोल नंबर और नाम दोनों बोलूं कि रोल नंबर 101 और भानु प्रताप सिंह कौन है, तो भी मैं क्या कर रहा हूं, यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा हूं. तो अगर मैं रोल नंबर लूं, ठीक है, और ध्यान से सुनना, कुछ बच्चों का ऐसा डाउट होता है कि सर
एक क्लास में गए तो क्या हो गया, दूसरे क्लास में गए क्या हुआ। आप गेट पढ़ रहे हो तो गेट से रिलेटेड डाउट पूछो, मतलब कुछ टाइप के जो डाउट होते हैं, बाकी के जो अच्छे बच्चे वो समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। गेट से रिलेटेड डाउट, क्योंकि अगर आप अननेसेसरी डाउट्स पूछोगे तो जो गेट में एक्चुअल वाला डाउट है वो रह जाएगा। जैसे कि कल मेरे को 2 क्वेश्चंस कराने थे, लेकिन वो मुझे एक ही होमवर्क में दिया और एक रह गया था, और उस पे एक बच्चे ने टेलीग्राम पे डाउट भी पूछा था, तो मैंने उसका रिप्लाई नहीं किया क्योंकि वो आज के सेशन में हमको इंक्लूड करना है। कोई बात नहीं, ये था आपका डिफरेंस कैंडिडेट की और सुपर की में। स्टिल अगर नहीं समझ में आता फिर भी आप टेक्स्ट कर लो, आई विल सेंड यू द वॉइस नोट एंड दैट विल आल्सो बी इजी। अब हमारे पास में कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉरेन की कहते हैं। फॉरेन की एक कंडीशन मेंटेन करता है जिसको हम लोग रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट कहते हैं। जो कॉर्ड्स के 12 रूल हैं उसमें से 1-2 रूल ही हम लोग डिस्कस किए, बाकी के जो 10 रूल है वो धीरे धीरे आएंगे। लेकिन यहाँ पर पूरे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को अच्छे से करने के लिए बहुत सारी कंडीशन होती है। तो फॉरेन की एक कंडीशन है, जैसे की का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो इसी टाइम पे मैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट भी पढ़ा देता हूँ, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, ठीक है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट। और इसको हम लोग जो है वो आरआईसी भी कहते हैं, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। अब ये आरआईसी होता क्या है, ये बेसिकली क्या करता है, ये कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कंडीशन। कहीं पर भी अगर किसी ने बोला कि कंस्ट्रेंट क्या होता है तो आपको ये बोलना है कि कंडीशन। तो ये कंडीशन क्यों जरूरी है, बट कंडीशन क्यों जरूरी है ये समझने के पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि फॉरेन की जरूरत क्यों पड़ी। देखो होता क्या है कि आप जैसे आपको किसी ने बुलाया, ठीक है, बोला कि भाई मेरी एक कंपनी है, ठीक है, छोटी सी कंपनी है, मैं यहाँ पर एक छोटा सा ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने वाला हूँ, तो आप आके डेटाबेस मैनेजमेंट, हमारे पास में डेटा है, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बना दो इसका। तब आप क्या करोगे, तब आप जाओगे, तब आपने टेबल बनाया, ठीक है, अभी तक तो आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट नहीं पता है, एसक्यूएल नहीं पता है, बहुत सारी चीजें नहीं पता है, ठीक है। चैट मत करना अभी, अभी सिर्फ मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, मैं अभी 5 से 10 मिनट तक एक्सप्लेनेशन दूंगा, उसके बाद में आपका डाउट लूंगा, तो चैट मत करना। तो फॉरेन की क्या कर, अभी यहाँ पर क्या हुआ कि आपने उसका टेबल बनाने गए, तो होगा क्या कि सिर्फ एक टेबल से काम नहीं चलेगा, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल टेबल्स बनाने पड़ेंगे। एक टेबल क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि एक टेबल बनाओगे तो उसमें डेटा बहुत ज्यादा रिपीट होता है, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहता है कि डेटा ज्यादा रिपीट मत करो, कम डेटा में ही काम चला लो, ऑप्टिमाइज कर लो। तब आप क्या करोगे, मल्टीपल टेबल्स बनाओगे। तो अब अगर आपने मल्टीपल टेबल्स बना दिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पर आपने एक स्टूडेंट का टेबल बना दिया, एनरोलमेंट का टेबल बना दिया, और फिर कोर्स का टेबल बना दिया। अब जैसे यहाँ पर एक टेबल है स्टूडेंट का, ठीक है, अब ये स्टूडेंट का आपने स्टूडेंट आईडी लिख दिया, उसका नाम लिख दिया, स्टूडेंट नेम, और फिर डेट ऑफ बर्थ लिख दिया। अब इस टेबल में प्राइमरी की ये हो गया, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो आप जो कुछ भी बोलते हो ना कि कैंडिडेट की और प्राइमरी की बेसिकली डिफरेंस क्या है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि कैंडिडेट की पहले आप क्या करते हो, सुपर की बनाते हो, सुपर की से कैंडिडेट की आ गया मिनिमल, और उसी मिनिमल को और रिफाइन करके नॉट नल, अगर नल नहीं अलाउ करते तो वो प्राइमरी की बन जाता है। तो एसआईडी यहाँ पर प्राइमरी की है। लेट्स कंसीडर कि वो जो स्टूडेंट है वो एनरोल कर रहा है, और उसके साथ में एसआईडी और सीआईडी, तो यहाँ की जो प्राइमरी की है वो स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी दोनों मिलके है, तो ठीक है। तो पहला एक डाउट कुछ बच्चों का ये है कि क्या 2 एट्रीब्यूट प्राइमरी की बन सकता है, बिल्कुल 2 एट्रीब्यूट प्राइमरी की बन सकता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली जाते हो तो प्रैक्टिकली सब लोग यही ट्राई करते हैं कि आप एक ही जो है एक ही एट्रीब्यूट को प्राइमरी की बनाओ। फिर उसके बाद में समझो कि अगर मेरे पास में यहाँ पर कोर्स आ गया, तो कोर्स इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग एज सीआईडी, ठीक है, एंड कोर्स नेम। तो अब यहाँ पर हमारे पास में ये टेबल हो गया, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, लिंकिंग करना पड़ेगा। तो जब भी मैं यहाँ पर लिंकिंग कर रहा हूं तो बेसिकली अब अगर आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है, तो ये वाला जो एसआईडी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए ये वाला एसआईडी, ये बेसिकली इट इज रिप्रेजेंटिंग टू दिस एसआईडी, तो अब ये दोनों टेबल लिंक हो गए, और ये वाला एसआईडी इट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग टू दिस पर्टिकुलर कोर्स। तो अच्छा, एक डाउट बच्चों का ये भी था, ध्यान से सुनना, कि जो एनरोलमेंट मतलब क्या एक स्कीमा में, क्या एक टेबल में 2 फॉरेन की प्रेजेंट हो सकते हैं, बिल्कुल एक टेबल में 2 फॉरेन की प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, जैसे ये एसआईडी यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा है और ये सीआईडी यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। तो एक डाउट बच्चों का ये था कि क्या एक टेबल में 2 फॉरेन की हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो फॉरेन की का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इट इज यूज्ड टू मैनेज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 टेबल्स, ठीक है, रिलेशनशिप, पहला पॉइंट मैंने ये दिया, जितने भी पॉइंट मैं लिख रहा हूं सब बड़े इंपॉर्टेंट है, बिटवीन 2 टेबल्स, ठीक है, बिटवीन 2 टेबल्स। और रिलेशनशिप मेंटेन करना इंपॉर्टेंट क्यों है, रिलेशनशिप मेंटेन करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेटा रिट्रीवल के टाइम पे हमें अच्छे से वो काम होता है। अब जब भी आप रिलेशनशिप मेंटेन करते हो 2 टेबल के बीच में, ठीक है, 2 टेबल के बीच में आपके पास में एक टेबल ये हो गया और फिर दूसरा टेबल ये हो गया। कल मैंने आपको बताया था कि लेट्स कंसीडर दिस इज टेबल ए आर, जहां पर हमारे पास में 3 एट्रीब्यूट है, एक टेबल एस है जहां पर हमारे पास में डी और ई एट्रीब्यूट है। इसका प्राइमरी की ए हो गया है और इसका प्राइमरी की डी हो गया है। अब फॉर एग्जांपल के लिए ये ई जो है वो हमारा फॉरेन की है, जो बेसिकली किसको पॉइंट आउट कर रहा है, ए को पॉइंट आउट कर रहा है। तो जिसमें फॉरेन की प्रेजेंट होता है उसको हम लोग चाइल्ड टेबल कहते हैं, पढ़ने के लिए चाइल्ड टेबल कहते हैं, लेकिन इसको हम लोग रेफरेंसिंग टेबल कहते हैं, ठीक है, रेफरेंसिंग टेबल कहा जाता है इसे, और इसे हम लोग रेफरेंस्ड टेबल कहते हैं, ठीक है, रेफरेंस्ड, ठीक है। बहुत सारी किताबों में इसको पैरेंट टेबल कहा जाता है, उसको चाइल्ड टेबल कहा जाता है, बहुत सारी किताबों में इसको बेस टेबल भी कहा जाता है, ठीक है, जिसके अंदर प्राइमरी की प्रेजेंट होता है उसको हम बेस टेबल भी कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज पे नहीं जाएंगे, थोड़ा थोड़ा ही सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा सीखने का मतलब जितना गेट में रिक्वायर्ड है। तो वो रेफरेंसिंग टेबल हो गया और ये रेफरेंस टेबल हो गया, और ये फॉरेन की ये किसको पॉइंट आउट कर रहा है, वो ए को पॉइंट आउट कर रहा है। तो पहला पॉइंट ये था कि इट इज यूज्ड टू मैनेज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 टेबल्स, दूसरा पॉइंट एक रेफरेंस हो गया और एक रेफरेंसिंग हो गया। फिर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है, कि रेफरेंस टेबल में रेफरेंस टेबल और रेफरेंसिंग टेबल में 1 टू मेनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप होता है। मतलब अगर आपका ये पेरेंट है, ठीक है, पेरेंट टेबल और ये चाइल्ड टेबल, तो इसकी जो रिलेशनशिप होती है वो 1 टू मेनी टाइप की होती है। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा यूज होता है, मतलब वन पेरेंट कैन हैव मल्टीपल चाइल्ड्स, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो। दूसरा पॉइंट ये है कि फॉरेन की अलाउज नल वैल्यूज, फॉरेन की अलाउज नल वैल्यूज, ठीक है। और नल वैल्यूज का मतलब क्या होता है, जो चीज हमें नहीं पता है, अननोन या फिर अनएग्जिस्टेड,
तो नल वैल्यूज को ये क्या करता है, फॉरेन की अलाउ करता है। अब इसको समझने के लिए आप लोग बेसिकली ये टेबल देख सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर मल्टीपल टेबल्स हैं, तो मैंने आज विजुअलाइजेशन के लिए लेके आया ताकि आपको डाउट कम हो। फॉर एग्जांपल के लिए एक एम्प्लॉय का टेबल है जहां पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये प्राइमरी की डिफाइन किया है, एसएसएन सोशल सिक्योरिटी नंबर, बर्थ डेट, एड्रेस, सेक्स, सैलरी एंड सुपर एसएसएन। अब ये जो सुपर एसएसएन है ये क्या है, ये फॉरेन की है जो इसको पॉइंट आउट कर रहा है। तो एक ही टेबल के अंदर आपका प्राइमरी की भी प्रेजेंट हो सकता है, फॉरेन की भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय का यूनिक आइडेंटिफायर है विच इज सोशल सिक्योरिटी नंबर, और इसका जो है वो ये सुपरवाइजर है। तो अगर समझो कोई, जैसे कल मैंने एग्जांपल दिया था कि कोई अगर टॉप का एम्प्लॉय है, उसका कोई सुपरवाइजर नहीं है, तो वहां पर नल वैल्यूज आ सकता है, तो इसलिए आप नल अलाउ कर सकते हो। अब जैसे डिपार्टमेंट का प्राइमरी जो प्राइमरी की है वो डी नंबर है, यहां पर अगर आप देखोगे तो ये डिपार्टमेंट नंबर है, तो ये डिपार्टमेंट नंबर इट इज अ फॉरेन की विच इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द डी नंबर ऑफ दिस। मैं ये दो टेबल के बारे में बात कर रहा हूं, इन दोनों के ऊपर नहीं जा रहा हूं। डिपार्टमेंट लोकेशन में भी डी नंबर है, ये भी आपका इसको इस टेबल के साथ में अगर मैं लिंक करूंगा तो ये जाके यहां पर पॉइंट आउट कर देगा, ठीक है। अब मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, और ये जो मैनेजर एसएसएन है वो भी फॉरेन की है, वो आपके इस एसएसएन को क्या करेगा, पॉइंट आउट करेगा। सिर्फ भी दो ही एग्जांपल लेते हैं। इस दो एग्जांपल में अगर आप देखोगे तो ये डिपार्टमेंट नंबर फॉरेन की, तो ये क्या हो जाएगा, जिसमें फॉरेन की होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका चाइल्ड टेबल हो जाएगा। मतलब एट्रीब्यूट के हिसाब से आपका चाइल्ड और पेरेंट चेंज होते रहता है, ये सब दिया जाता है, टेंशन नहीं लेने की बात है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि कभी कभी हमारे पास में अगर कुछ कुछ टेबल हैं, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए ये मेरे पास में एक पेरेंट टेबल है, ठीक है, ये एक पेरेंट टेबल मैंने विजुअलाइजेशन के लिए यूज किया है यहाँ पर, पेरेंट टेबल, और ये क्या हो गया, ये आपका चाइल्ड टेबल है। अब इस चाइल्ड टेबल में डिपार्टमेंट आईडी आपका फॉरेन की है, जो बेसिकली डिपार्टमेंट आईडी इस प्राइमरी की को पॉइंट आउट कर रहा है। तो होता क्या है कि कभी कभी हम लोग, ये दिख रहा है, ये वैल्यूज दिख रही है, ये बताना एक बार, वैल्यूज दिख रही है ये, ठीक है, चलो विजिबल है, फाइन, चलो। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये मेरे पास में डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट आईडी फॉरेन की है, जो बेसिकली क्या कर रहा है, पेरेंट टेबल के ऊपर पॉइंट आउट कर रहा है। तो कभी कभी हमारे पास में ऐसी कुछ जरूरतें होती हैं कि मैं इसका जो टपल है या तो इसका रिकॉर्ड है उसको मैं डिलीट करने की कोशिश करूंगा, और ये बिजनेस रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर समझो कि डिपार्टमेंट 1 है, जो डिपार्टमेंट नेम सीएसई है, फॉर एग्जांपल, चलो फ्यूचर में ऐसा हुआ कि कुछ कॉलेजेस में ईसी जो है वो नहीं रहा, फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम डिलीट करेंगे, कौन सा, ये वाला रिकॉर्ड डिलीट करेंगे। तो जब भी आप, होता क्या है ना कि जब आप ये एसक्यूएल बनाते हो, जब टेबल बनाते हो, तो उस टाइम पे आपको कुछ कुछ कंडीशंस देनी पड़ती है। तो पहली कंडीशन क्या होती है, ध्यान से सुनना, पहली कंडीशन किसमें, पेरेंट टेबल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, पेरेंट टेबल की बात कर रहा हूं। पेरेंट टेबल की पहली कंडीशन ये होती है कि अगर आपको इंफॉर्मेशन कंटेन करनी है, ठीक है, तो आप ये बोलोगे कि भाई अगर मैं पेरेंट से डिलीट कर दूं तो चाइल्ड में कुछ भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। या फिर पहला कंडीशन ये होता है कि वो अलाउ ही नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि उसको इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी है। तो आज हम लोग जो कल आप लोगों का जो ये हो गया था, तो उसके ऊपर डिस्कशन हम लोग ये कर रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो मेजरली 3 पॉसिबिलिटीज में डिवाइड किया जाता है कि अगर मैं डिलीट करने की कोशिश करूंगा, किसमें से, पेरेंट का, अगर मैं रिकॉर्ड डिलीट करने की कोशिश करूंगा, ध्यान से सुनना, किसका रिकॉर्ड डिलीट कर रहा हूं, पेरेंट का रिकॉर्ड डिलीट कर रहा हूं। अगर मैं पेरेंट का रिकॉर्ड डिलीट करूंगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है। पहला पॉसिबिलिटीज ये है कि इट डज नॉट अलाउ, ठीक है, इट डज नॉट अलाउ, इट डज नॉट अलाउ, अगर उसको इंफॉर्मेशन, इट डज नॉट अलाउ टू डिलीट पेरेंट रिकॉर्ड, इट डज नॉट अलाउ टू डिलीट द पेरेंट रिकॉर्ड। अगर ये चीज होती है तो ये बोलता है कि ऑन डिलीट, ठीक है, ऑन डिलीट, ओके, नो एक्शन, ऑन डिलीट नो एक्शन, ठीक है, तो ये मना कर देता है। या इसको दूसरे तरीके से भी लिखते हैं, ऑन डिलीट रेस्ट्रिक्ट करके, ठीक है। तो ऑन डिलीट अगर आपने नो एक्शन, जब आप टेबल बनाते हो, ये चीजें कब मेंटेन की जाती है, जब आप टेबल बनाओगे ना कि भाई मेरा एसक्यूएल बनाना, जैसे कि आपको किसी ने हायर किया तो आपको उसने बोला, उस बिजनेस की रिक्वायरमेंट ये थी कि भाई आप फ्यूचर में तुम ऐसा टेबल बनाओ, ऐसा डीबीएमएस बनाना कि फ्यूचर में अगर कोई रिकॉर्ड मतलब डिलीट करना चाहे तो मेरी इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होनी चाहिए फॉरेन की। तो ये पहला तो डिलीट ही नहीं करने देता है। दूसरा जो ऑप्शन है, ठीक है, ऑन डिलीट, ओके, ऑन डिलीट सेट नल, ठीक है, ऑन डिलीट सेट नल, ये क्या करता है, ये अलाउ करता है, ठीक है, it allows to delete the parent record but it changes the null value to the child node। ये अलाउ करता है, ये अलाउ नहीं करता है, ये अलाउ करता है कि on delete you can go for set null। अब इसका मैं आज विजुअलाइजेशन लेके आया हूं ताकि आप लोगों को जो है वो कोई प्रॉब्लम ना हो। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे ये एक पेरेंट टेबल है, मैनेजर आईडी है, और ये किसके ऊपर फोकस कर रहा है, इसके ऊपर, ये आपका प्राइमरी की हो गया और ये आपका क्या हो गया, फॉरेन की हो गया। तो अब ये देखना, मैंने यहाँ पर एक छोटी सी क्वेरी लिखी है, परेशान मत होना, ये बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। अब यहाँ पर फॉरेन की दिया है मैनेजर आईडी को, रेफरेंस किसके ऊपर कर रहा है, मैनेजर टेबल के मैनेजर आईडी को। ये चीज हम बाद में भी सीख लेंगे, लेकिन ये मतलब बहुत बड़ा क्वेरी नहीं है, पार्ट ऑफ क्वेरी है जिसमें स्पेसिफाई किया, अरे क्वेरी नहीं है, कुछ भी क्वेरी नहीं है, बस लिखा है फॉरेन की मैनेजर आईडी है, रेफरेंसेस टू मैनेजर आईडी है, ऑन डिलीट सेट नल। फिर मैंने क्या किया, समझो किसी ने कमांड मारा कि डिलीट फ्रॉम मैनेजर, इस टेबल से आप डिलीट कर दो आईडी नंबर 10। अब ये क्या करेगा, अब ये डिलीट करेगा आईडी नंबर 10 को। अब ये जाएगा, जब ये डिलीट करेगा तो कंडीशन ये रखेगा कि ऑन डिलीट क्या है। अगर आपने लिखा है यहां पर ऑन डिलीट नो एक्शन, तो ये क्या करेगा, एक वार्निंग देगा, कौन, डीबीएमएस, कि आप डिलीट नहीं कर सकते हो। लेकिन अब ये चेक करेगा कि ऑन डिलीट सेट नल है, तो अब ये 10 कहां पर था, 10 यहां पर है, तो इसको क्या करेगा, वो कट करके यहां पर नल लिख देगा,
और यहां पर कट करके इसको क्या लिख देगा, नल लिख देगा। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। उसको उसने डिलीट कर दिया, जैसे यहां पर था, यहां पर उसने डिलीट किया और फिर जाके क्या किया, यहां पर और यहां पर उसने नल लिख दिया। ये हमें स्पेसिफाई करना होता है, ये बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती है। बिजनेस का रिक्वायरमेंट अगर उसने बोला कि भाई डिलीट कर देना लेकिन फॉरेन की में नल अलाउ करना, तो बोलेगा ठीक है, मैं अपना क्वेरी इस तरीके से लिखूंगा। ऑन डिलीट नो एक्शन का मतलब है कि मना कर देगा, इट डज नॉट अलाउ। दूसरा, अब दूसरा पॉइंट क्या है, अगर समझो कि एक टेबल है, कस्टमर आईडी ये है और ये आपका प्राइमरी की है। अगेन सपोज इफ इट इज फोर्सिंग, ठीक है, ये इसके ऊपर पॉइंट आउट कर रहा है। फॉरेन की क्या है, कस्टमर आईडी है। रेफरेंस किसके ऊपर कर रहा है, कस्टमर टेबल के कस्टमर आईडी के ऊपर रेफरेंस कर रहा है। अब ऑन डिलीट आपने क्या किया, कैस्केड किया। क्या डिलीट करना है आपको, आपने लिखा कि डिलीट फ्रॉम कस्टमर टेबल, जहां पर कस्टमर आईडी 1 है। अब आपने क्या किया, इस वाले टेबल को, ठीक है ध्यान से सुनना, अब आपने क्या किया, इस वाले टेबल को यहां से डिलीट कर दिया। अब ये किसके ऊपर रेफरेंस था, 1 के ऊपर, तो ये दोनों भी क्या होने चाहिए, डिलीट होने चाहिए। तो एट द एंड व्हाट यू विल गेट कि ये और ये दोनों डिलीट हो जाएगा एंड एट द एंड यू विल गेट 103। तो ये 3 कमांड थे जो मैंने आपको विजुअलाइजेशन के साथ में एक्सप्लेन किया, क्योंकि कल कुछ बच्चों को दिक्कत थी। तो ऑन डिलीट नो एक्शन है, फिर ऑन डिलीट सेट नल है और फिर ऑन डिलीट, ठीक है, कैस्केड। ये हम लोग पैरेंट टेबल में कर रहे हैं। सेम चीज अपडेशन के टाइम पे भी होती है, ठीक है। तो पहला मैंने आपको इंसर्शन बताया था कि आप मेन टेबल में इंसर्ट करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ध्यान से सुनना, पहला कल मैंने आपको बताया था कि अगर हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है, इंसर्शन में, तो ये क्या करता है, अलाउ करता है। लेकिन जब आप डिलीट करते हो तो इसकी 3 पॉसिबिलिटीज आती हैं, जो अभी मैंने आपको बताया। और फिर जब आप अपडेट करते हो तो इसकी 3 पॉसिबिलिटीज आती हैं, सेम वही पॉसिबिलिटीज। पहला तो आप अपडेट के लिए मना करेगा बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, ऑन अपडेट नो एक्शन, ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी ये है आपकी। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी है ऑन अपडेट सेट नल, सेम जैसा विजुअलाइजेशन दिया वैसा ही चीज ये भी होगा, ऑन अपडेट सेट नल। फिर तीसरी पॉसिबिलिटी आपके पास में ये आएगी कि ऑन अपडेट, ठीक है, कैस्केड। सो ये 3 पॉसिबिलिटी जब आप पेरेंट के इंफॉर्मेशन को या तो अपडेट करते हो या तो डिलीट करते हो। इंसर्शन अलाउ कर देता है, डिलीट के पास 3 ऑप्शन है, बाय डिफॉल्ट ऑन अपडेट नो एक्शन, कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया, बाय डिफॉल्ट ये होगा, ये डिलीट था और ये अपडेट था, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया जिन भी लोगों को फॉरेन की का प्रॉब्लम था, कुछ भी डाउट था, ठीक है, क्लियर है। अब आप अपना डाउट पूछ सकते हो। इज इट क्लियर, नाउ आई विल गिव यू क्वेश्चन। कैस्केड का मतलब ये है, ठीक है, कैस्केड का मतलब ये है कि उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें वो सब डिलीट कर देगा। अच्छा, कैस्केड में वापस से प्रॉब्लम आ रही है। समझो कि अगर ये बी है, ये ए है और ये बी है, यहां पर मैंने लिख दिया 1, ये 2 और ये 3, दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3। ये एक टेबल है आर। दूसरा एक टेबल है जहां पर मैंने लिख दिया सी, डी एंड लेट्स कंसीडर A डैश। So for example, ये A dash is basically the foreign key which has been given to this. Now ये primary key हो गया, this is C1, this is C2, this is C3, this is C4 and let's consider this is D1 या फिर values लिख लेता हूँ 10, 20, 20, 30 and this one is 1, this is 1, this is 1, this is 1। तो कैस्केड का मतलब ये होता है, आपने समझो कि अगर पैरेंट टेबल में ये डिलीट किया, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए, डू नॉट ट्राई टू सी दिस, अगर पैरेंट टेबल में ये डिलीट किया तो ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला दिस ऑल गेट्स डिलीटेड। समझ में आ गया? सेम टेबल से समझाऊं? ठीक है, इसको मैंने डिलीट किया तो रिलेटेड टू दैट दिस वन एंड दिस वन आल्सो गेट्स डिलीटेड। कैस्केड अपडेट में कैसे, फॉर एग्जांपल के लिए समझो कि अगर इसकी कस्टमर आईडी आप चेंज करके 1 1 कर रहे हो, ठीक है, सपोज इफ यू आर राइटिंग 1 1 हियर, देन व्हाट इट विल डू, इट विल आल्सो राइट 1 1 हियर। तो ये कैस्केड है। पूरा टेबल डिलीट नहीं होगा, जो रेफरेंस होगा ना, जैसे ये 1 वाला है तो ये 1 जहां पर प्रेजेंट होगा वो डिलीट होगा, क्योंकि आप ये 2 वाला क्यों डिलीट करोगे, तो ये दोनों चीजें उसको रेफर कर रही हैं, तो इससे रिलेटेड जो चीज होगी वो आपकी डिलीट होगी। गेटिंग माय पॉइंट? फॉर एग्जांपल जैसे ये है आपका 1 और ये 2, इस वाले टेबल में 101, ठीक है, 102 एंड 103, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये इसके ऊपर पॉइंट कर रहा है, ये इसके ऊपर पॉइंट कर रहा है। आप अगर ये वाला 1 डिलीट कर रहे हो, ठीक है, सो दिस एंड दिस टेबल गेट्स डिलीटेड। क्लियर? नहीं नहीं, एग्जाम में कमांड नहीं चाहिए, ये सिर्फ समझाने के लिए था। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वन एग्जांपल। क्लियर हो गया, ये अभी भी बाकी है? रो डिलीट होगा,
देखो अब आप बोलोगे कि सर सिंगल टेबल में अगर मैंने डिलीट किया तो क्या होगा, लेकिन जब आप सिंगल टेबल में उस तरीके का कंस्ट्रेंट, आप ये नहीं समझ रहे हो, मैंने आपको 3 ऑप्शंस दिया, ये 3 प्रैक्टिकल ऑप्शंस हैं, तो ये 3 प्रैक्टिकल ऑप्शंस बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। कहीं कहीं पर अगर फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे कि अगर कोई कस्टमर है, ठीक है, वो ऑर्डर दिया है, तो जैसा कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर वो ऑर्डर फॉर एग्जांपल आप अपना जो है वो अमेजोन का जो आपका लॉगिन है वो आप डिलीट कर रहे हो, तो आपसे रिलेटेड जितने भी ऑर्डर आईडी होंगे सब डिलीट हो जाएंगे, तो दोज पर्टिकुलर रिकॉर्ड जो पॉइंट आउट कर रहा है वो डिलीट करेगा। ठीक है, अच्छा, अगर ये लिखने का प्रॉब्लम है तो मैं फिर हर एक पॉइंट लिखते जाऊंगा। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वन क्वेश्चन। कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था, यहां पर देखो, द फॉलोइंग टेबल हैज 2 एट्रीब्यूट्स ए एंड सी, ठीक है। अब आप ये बोलोगे कि सर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, क्या हमें ऑन डिलीट नो एक्शन यूज करना पड़ेगा, ऑन डिलीट कैस्केड यूज करना पड़ेगा, या ऑन डिलीट सेट नल यूज करना पड़ेगा? इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द बिजनेस रिक्वायरमेंट, टोटली डिपेंडेंट ऑन द बिजनेस रिक्वायरमेंट। तो ये मैंने आपको 3 तरीके की पॉसिबिलिटीज बताए, ठीक है। अब यहां पर देखो, द फॉलोइंग टेबल हैज 2 एट्रीब्यूट्स ए और सी। ए इज अ प्राइमरी केबल, सॉरी प्राइमरी की, एंड सी इज अ फॉरेन की रेफरेंसिंग टू ए, ठीक है, विथ ऑन डिलीट कैस्केड है। ऑन डिलीट कैस्केड है, ऑन डिलीट कैस्केड का मतलब क्या हुआ कि या तो उससे रिलेटेड सारे रिकॉर्ड्स डिलीट होंगे। द सेट ऑफ ऑल टपल्स दैट मस्ट बी एडिशनली डिलीटेड, क्वेश्चन क्या पूछा है, एडिशनली डिलीटेड पूछा है, टू प्रिजर्व द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी व्हेन द टपल 24 इज डिलीटेड। अब ये देखो मैं 24 डिलीट कर रहा हूं, कर दिया मैंने 24 डिलीट, ठीक है। अब ये सी ए को पॉइंट आउट कर रहा है, तो ये 2 कहां पर है, 2 यहां पर है और 2 यहां पर है, तो ये वाला रिकॉर्ड भी डिलीट होगा और ये वाला रिकॉर्ड भी डिलीट होगा, बराबर, क्योंकि ऑन डिलीट कैस्केड है। ऑन डिलीट नल होता तो क्या होता मालूम है, अगर ऑन डिलीट नल होता तो यहां पर कट करके इसकी वैल्यू नल लिख जाती और यहां पर कट करके इसकी वैल्यू क्या हो जाती, नल लिख जाती। बट यहां पर क्या है, ऑन डिलीट कैस्केड, मतलब ये भी डिलीट होगा और ये भी डिलीट होगा। अब ये चेक करो, क्योंकि 5 जो है वो भी तो कहीं ना कहीं रेफर किया है। अब दिस 5 इज बेसिकली पॉइंटिंग टू दिस पर्टिकुलर 5। अगर आपने ये डिलीट किया तो इसके लिए भी तो ऑन डिलीट कैस्केड होगा, मतलब ये वाला भी आपका चले जाएगा। क्या कहीं पर 7 प्रेजेंट है, नहीं, क्या कहीं पर 9 प्रेजेंट है, नहीं, तो इसीलिए 1 2 एंड 3, सो हेंस यू विल गेट ऑप्शन सी। समझ में आ गया ऑन डिलीट कैस्केड मतलब क्या है? अंडरस्टूड एवरीवन? So this example will help you to understand on delete cascade. 9-5 कैसे हुआ, चलो एक बार मैं और एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले तो ये देखो, हमें डिलीट क्या करना है, हमें यहां पर जो है वो ये डिलीट करना है। आपने ये 2-4 डिलीट किया, ठीक है। अब 2-4 डिलीट किया, सी ए के ऊपर पॉइंट आउट कर रहा है, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 इस 2 के ऊपर पॉइंट आउट कर रहे हैं। अब ये दोनों जो है वो इस 2 के ऊपर पॉइंट आउट कर रहे हैं, या मैं इसको ऐसे भी समझा सकता हूं, जैसे कि अगर मेरे पास में ये 2-4 है, ठीक है, तो ये 5,2 ये भी इसको पॉइंट आउट कर रहा है और 7,2 ये भी इसको पॉइंट आउट कर रहा है। तो जब आप ये डिलीट करोगे तो 2 इसके ऊपर ऑन डिलीट कैस्केड है, मतलब ये भी डिलीट होगा और ये भी डिलीट होगा। अब ये देखो कि क्या 5 को कोई पॉइंट आउट कर रहा है, 9, क्योंकि जब आप ये डिलीट कर रहे हो तो इसके ऊपर भी ऑन डिलीट कैस्केड है, मतलब ये 9 और 5 ये वाला इसके ऊपर पॉइंट आउट कर रहा है। जब आप ये डिलीट करोगे तो ये भी डिलीट हो जाएगा आपका। तो जैसे कि आपने 5 और 2 ऑन डिलीट कैस्केड है, ये डिलीट हुआ, ये डिलीट हुआ। अब ये जो 5 है वो तो यहां पर पॉइंट आउट कर रहा था ना, तो जब आपने ये डिलीट कर दिया, ऑन डिलीट कैस्केड इसके लिए भी अप्लाई होगा, हर एक रिकॉर्ड के लिए अप्लाई होगा। तो 5 टू 5 यहां पर प्रेजेंट है, सो दिस विल आल्सो गेट डिलीटेड। क्लियर? फोर थ्री क्यों डिलीट होगा, 4-3 क्यों डिलीट होगा? अभी भी समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को? क्लियर है ना? ऑन डिलीट में रिकॉर्ड डिलीट नहीं होता, ऑन डिलीट सेट नल में क्या होता, इसकी वैल्यू नल हो जाती। एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, थोड़ा सा इससे टफ है, लेकिन थोड़ा सा वेट करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा टफ है ये। दिस इज लिटिल बिट टफ। ऑन डिलीट सेट नल में नल वैल्यू हो जाती। यार आप लोगों को एक बार मैंने बताया, आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैंने कितने प्यार से ये चीज एक्सप्लेन की थी यहां पर। ऑन डिलीट सेट नल का मतलब क्या है, ठीक है, ऑन डिलीट सेट नल का मतलब क्या है। यहां पर फॉर एग्जांपल ये वाला इसको पॉइंट आउट कर रहा है, ये रिकॉर्ड आपने डिलीट किया, वो 10 कहां पर अवेलेबल था, यहां और यहां पर, ये रिकॉर्ड ये वाली चीज डिलीट नहीं हो रही है, इसका आउटपुट क्या आया, आउटपुट में ये दोनों है ना अवेलेबल, यहां पर नल लिखा है ना, तो क्यों बार बार आप लोग पूछ रहे हो कि ऑन डिलीट सेट नल पे क्या ये भी डिलीट होगा, क्यों अननेसेसरी क्वेश्चन। लेट इट बी ट्राई टू अंडरस्टैंड द गेट पॉइंट ऑफ व्यू, मैं इतने प्यार से बता रहा हूं, प्लीज समझो ना।
ठीक है, आई होप सो इट इज, कहां गया भाई, ठीक है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, रीड दिस क्वेश्चन 1 और 2 टाइम्स। अरे उजस भाई मतलब क्या नहीं आ रहा है मेरे को वो बताओ ना। सेट नल ऑन अपडेट, सेट नल पे अगर वैल्यूज अपडेट होगी तो इट विल क्रिएट द नल। कर लो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको। In a table T1, P is the primary key, Q is a foreign key referring to R in table 2। ठीक है, ये प्राइमरी की है यहां पर, Q is a foreign key referring to R in a table 2। Q जो है वो इसके ऊपर पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। अब Q क्या है with respect to Q particular point of view। In table 2 R is a primary key, in table 2 R is a primary key and S is a foreign key that is referring to P with on delete, set null and on update cascade। In order to delete 38 from table T1, आपने क्या किया 38 डिलीट कर दिया यहां पर, ठीक है। अब पेरेंट में आपने डिलीट किया, ठीक है। अब आएगा एस के पास में, एस किसको पॉइंट आउट कर रहा था, इसको पॉइंट आउट कर रहा था। अभी 3 कहां अवेलेबल है, 3 यहां अवेलेबल है। तो अब एस का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, एस का पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं देखूंगा तो ये लिखा है ऑन डिलीट सेट नल, ऑन डिलीट सेट नल एंड ऑन अपडेट कैस्केड। एस में ये डिलीट किया, एस कहां पे पॉइंट आउट कर रहा है, 3 के ऊपर पॉइंट आउट कर रहा है, तो ये क्या करेगा, इसको कट करके नल करेगा, दैट्स इट। यहां पे अब कोई डिलीट नहीं हो रहा तो क्यू के ऊपर कुछ आएगा ही नहीं। सो कितने रिकॉर्ड्स डिलीट होंगे, एडिशनल रिकॉर्ड्स विल बी 0। क्लियर, ये 835898 कैसे आया, ठीक है। क्लियर है, नॉट क्लियर, ठीक है। फिर से उस टेबल पे आ रहा हूं मैं जो आज मैं यहां पर लेके आया था, ठीक है। सुनना, आप लोग एक बार सुनते नहीं हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है ऑन डिलीट सेट नल का, ऑन डिलीट सेट नल पे अगर समझो, मैं फिर से बता रहा हूं इस चीज को, अगर मैंने ये वाला डिलीट किया, ठीक है, तो क्या पूरा रिकॉर्ड डिलीट होगा, पूरा रिकॉर्ड डिलीट नहीं होता है। ये वैल्यूज आपकी क्या हो गई, नल हो गई, ठीक है। दिस वैल्यू गेट्स नल, दिस वैल्यू गेट्स नल, ठीक है। डिलीट हुआ ये पूरा, नहीं डिलीट हुआ ना, ये जो आपने, क्योंकि ये 10 वहां पर रेफर कर रहा था, ये भी 10 वहां पर रेफर कर रहा था, तो ये दोनों वैल्यूज नल हो गई। ये कब होगा, ऑन डिलीट सेट नल हो गया, ठीक है। अब देखना, अब अगर देखो वो ऊपर वाला चलेगा, पहले क्वेश्चन में देखना, पहले वाला डिलीट किया और यहां पर क्या हो रहा है, ये नल नल आ गया। क्या ये रिकॉर्ड डिलीट हुआ पूरा, नहीं। क्या ये रिकॉर्ड डिलीट हुआ पूरा, नहीं। यहां पर नल आ गया, यहां पर नल आ गया, वो ऊपर वाला डिलीट कर दिया। अब ये कंडीशन क्या थी, ऑन डिलीट सेट नल। अब अगर ऑन डिलीट कैस्केड होगा, ठीक है, ऑन डिलीट कैस्केड होगा, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल ये वाला डिलीट करूंगा तो ये वाला भी और ये वाला भी ऑन डिलीट कैस्केड में दोनों डिलीट होंगे। अब मैं लास्ट क्वेश्चन पे जाता हूं फिर से, ठीक है। क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं फिर से बता रहा हूं, कंडीशन दोनों की पढ़ना। कंडीशन क्या कहता है कि T1 है, T1 इज अ P इज अ प्राइमरी की, ये P प्राइमरी की हो गया, Q इज अ फॉरेन की व्हिच इज रेफरिंग टू R, ठीक है, ये R के ऊपर रेफर कर रहा है। Q की कंडीशन क्या है, Q की कंडीशन है कि ऑन डिलीट कैस्केड, ठीक है, ऑन डिलीट कैस्केड एंड ऑन अपडेट कैस्केड, एंड ऑन अपडेट कैस्केड। मतलब अगर तुमने R को छेड़ा तब Q वैसा बिहेव करेगा, ठीक है। फिर S की कंडीशन क्या है, S की कंडीशन है ऑन डिलीट सेट नल, ऑन डिलीट सेट नल। ये किसकी कंडीशन है, S की कंडीशन है। मतलब क्या हम लोग S में डिलीट करते हैं क्या, नहीं। S के हिसाब से इसका पेरेंट टेबल क्या हो गया, ये S है,
एस जो हो गया वो फॉरेन की हो गया, और ये पी जो हो गया वो क्या हो गया, प्राइमरी की हो गया। तो अगर मैं T1 को छेड़ूंगा तो एस जो होगा वो देखेगा कि मेरे पे कंडीशन क्या है। तो हमने क्या किया, T1 को छेड़ा, ठीक है। मतलब एस कब ट्रिगर होगा, ध्यान से सुनना, एस विल गेट इफेक्टेड, एस विल गेट इफेक्टेड इफ वी डिलीट इन T1, इफ वी डिलीट इन T1। तो अब T1 में 38 मैंने डिलीट कर दिया, तो अब एस इफेक्ट हो जाएगा क्योंकि एस जो है वो फॉरेन की है। तो अब वो जाएगा चेक करेगा कि मेरे ऊपर कंडीशन क्या है, तब वो जाएगा चेक करने के लिए एस ऑन डिलीट सेट नल। तो अब ये फॉरेन की है और प्राइमरी की ये है, तो अब ये देखिएगा 3 कहां पर लिखा है, 3 यहां लिखा है, तो ये चेक करेगा ऑन डिलीट सेट नल, तो ये इसको काट के यहां पर नल लिख देगा, दैट्स इट, सिंपल। डन, समझ में आया बाकी के बच्चों को? अरे ऑन अपडेट कैस्केड वो ऐसे ही दिया है कंफ्यूज करने के लिए। अरे भाई अपडेट, इट इज जस्ट दे हैव गिवन द क्वेश्चन। ठीक है डन। अगर फॉर एग्जाम्पल ऑन डिलीट अगर कैस्केड होता तो क्या होता, मैं यहां से 38 हटाता, 38 हटाता, कौन इफेक्ट होता, T2 इफेक्ट होता, ये डिलीट होता, ठीक है, ये डिलीट होता। तो अब ये आता यहां पर चेक करने के लिए क्यू, फिर क्यू ट्रिगर होता, क्यू अपनी जाता कंडीशन चेक करने, ऑन डिलीट कैस्केड होता। अब क्यू क्या करेगा, 8 डिलीट किया तो 8 विल बी प्रेजेंट हियर एंड 8 विल बी प्रेजेंट हियर, तो भी ये दोनों को डिलीट कर देता। अंडरस्टूड? अगर एस पे ऑन डिलीट कैस्केड होता तो क्या होता, समझ में आया मेरी बात? अगर एस पे ऑन डिलीट कैस्केड होता तो आप क्या करते, ये डिलीट करते, जैसे ये डिलीट करते क्यू के लिए ये पैरेंट होता, क्यू ट्रिगर होता, क्यू जाता अपना कंडीशन चेक करता, ऑन डिलीट कैस्केड, तो 8 जहां पर भी प्रेजेंट है, मतलब ये तो पहले डिलीट हो गया, 8 जहां पर भी प्रेजेंट है तो ये डिलीट करता, फिर ये डिलीट करता। समझ में आया? अंडरस्टूड माय पॉइंट एवरीवन? कंफ्यूज नहीं हो रहे हो ना? ये उस कंडीशन के लिए है जब ऑन डिलीट कैस्केड होता है इस पे। इज इट क्लियर नाउ? सो द आंसर फॉर दिस इज 0। हाँ, मतलब अगर ये डिलीट करते 5 8 होता और 9 8 होता, तो अब ये ट्रिगर होता क्योंकि ये पेरेंट है उसका, तो ये ट्रिगर होता, तो ये जाएगा चेक करेगा कैस्केड, बट 5 जो है वो कहीं पर भी यहां प्रेजेंट नहीं है, 9 जो है वो कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं है, इसलिए तो छोड़ दिया मैंने। डन। हाँ, दिस इज ऑल्सो गेट क्वेश्चन। ये मैंने नहीं दिया, आप लोग जो पूछ रहे हो ऑन अपडेट कैस्केड आपने क्यों दिया है, मैंने नहीं दिया है, दिस इज गेट क्वेश्चन, गेट हैज गिवन दिस। क्लियर हो जाए तो बता देना, या अभी भी डाउट होगा तो भी बता देना। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, डी इज अ फॉरेन की विच इज पॉइंटिंग टू ए एज अ प्राइमरी की। ठीक है, अब ये डी के ऊपर मैंने लिखा है ऑन डिलीट, ठीक है, कैस्केड। ठीक है, ये कब ट्रिगर होगा, मैंने ये डिलीट कर दिया, तो अब ये डी फॉरेन की ट्रिगर हो गया, सी प्राइमरी की है इस टेबल का, डी क्या हो गया, ट्रिगर हो गया। अब ये 3 यहां पर भी प्रेजेंट था, ये यहां पर भी प्रेजेंट है और यहां पर भी प्रेजेंट है, तो जैसे ये ट्रिगर होगा ये अपनी वैल्यू यहां से डिलीट करना, पूरा ये टपल डिलीट करना खत्म कर देगा। सो दिस इज बेसिकली योर ऑन डिलीट कैस्केड। डन। अब अगर ऑन डिलीट सेट नल होता, ठीक है, ऑन डिलीट सेट नल होता, तो ये क्या करता, जब अगर समझो यहां पर 3 वैल्यूज हैं इसकी, ये 3 और ये 3, तो अब अगर आप ये डिलीट करते इसको, तो ये सिंपली रिकॉर्ड डिलीट नहीं करेगा, ये उस रिकॉर्ड को नल वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देगा। डन। ठीक है, आई होप सर एवरीथिंग हैज बीन क्लियर। सो इफ एवरीथिंग हैज बीन क्लियर, लेट्स मूव अहेड। क्लियर है सबको? प्लीज लेट मी नो।
आई थिंक अब आपका क्लियर हो गया होगा सब कुछ। डन। अपडेट का विजुअलाइजेशन चाहिए, अपडेट का विजुअलाइजेशन चाहिए, अपडेट का विजुअलाइजेशन। ये A1 है और ये 5 है, ये 5, ये 5, ये 5। फॉर एग्जांपल के लिए लेट्स कंसीडर दिस वन इज पॉइंटिंग इट आउट टू 5, ठीक है, दिस इज द प्राइमरी की फॉर एग्जांपल। अब अगर इसकी वैल्यू मैं 7 करूंगा, ठीक है, तो ऑन डिलीट कैस्केड होगा, दिस विल बिकम 7, दिस विल बिकम 7, दिस विल बिकम 7, ऑन अपडेट कैस्केड। ऑन अपडेट सेट नल में 5 को अगर ये रिकॉर्ड आपने ये डिलीट किया तो यहां पर नल नल नल, गॉट इट। ठीक है भाई, अगर एक भी बच्चे को डाउट रहेगा ना तो मेरे को नींद नहीं आती है। अब अगर सबका क्लियर हो गया तो मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ हाँ वो डी था, राइट, ठीक है, प्राइमरी की के ऊपर फोकस कर रहा था। ओके, आई होप सो दैट एवरीवन इज गेटिंग दैट, कोई दिक्कत नहीं है। डन, कोई बात नहीं। ओके ओके चलो, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी यही है प्रिया जी। चलो नेक्स्ट, अब हमारा जो मेन टॉपिक है, मतलब हम एक्चुअली गेट में, अभी तक तो मैं गेट पढ़ाया भी नहीं है, अब मैं आप लोगों को गेट पढ़ा रहा हूं। अपडेट कर रहा है वो, अपडेट कर रहा है, डिलीट नहीं कर रहा है, अपडेट वैल्यूज अपडेट कर रहा है। ठीक है, चलो अब यहां से प्लीज कोई भी चैट नहीं करेगा, ठीक है। क्वेश्चन मैं दे दूंगा आपको डीपीपी में, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है एवरीवन, प्लीज लिसन माय नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। अब यहां से अपना गेट चालू हो रहा है। सो गेट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज अ नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन हमें क्या बताता है? नॉर्मलाइजेशन हमें ये बताता है बेसिकली कि हम टेबल में रिडंडेंट डेटा नहीं रख सकते हैं, और नॉर्मलाइजेशन इट हेल्प्स टू रिड्यूस द रिडंडेंट डेटा। अब ये मेन टॉपिक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना, ठीक है। मैं बहुत स्लो पढ़ाऊंगा, पूरा विजुअलाइजेशन दूंगा, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला एक मेन टॉपिक है, अभी तो सिर्फ बेसिक ही, अभी तो कीज ही मैंने पढ़ाए थे, अब मैं आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन पे जा रहा हूं पढ़ाने के लिए। नॉर्मलाइजेशन का मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन ये डेटा रिड्यूस, आई मीन जो डेटा एक्स्ट्रा डेटाज होते हैं, रिडंडेंट डेटाज होते हैं, उसको क्या करता है? कम करता है। इट रिड्यूसेस द रिडंडेंट डेटा, नॉर्मलाइजेशन। बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द नॉर्मलाइजेशंस वी विल रिक्वायर वन कॉन्सेप्ट, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज अ फंक्शनल डिपेंडेंसी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं। अब सबसे पहले हम लोग जो है वो एफडी पढ़ेंगे, जिसको मैं फंक्शनल डिपेंडेंसी बोलूंगा। फंक्शनल डिपेंडेंसी हम लोग एक बार अगर पढ़ लेंगे, तब हम लोग जो है वो नॉर्मलाइजेशन पे जाएंगे, और फिर हम लोग नॉर्मलाइजेशन में एक्चुअली विजुअलाइज करेंगे। अब आप बोलोगे कि सर मेरे को नॉर्मलाइजेशन में रिडंडेंसी कैसी हो रही है वो दिखाओ, तो वो हमारा बात का टॉपिक है, वो अभी का टॉपिक नहीं है हमारा। अभी का टॉपिक है कि नॉर्मलाइजेशंस में बहुत सारी चीजें होती है, एनोमलीज होता है, रिडंडेंट डेटाज होते हैं। सिर्फ मैं अभी के लिए आपको ये बोलूंगा कि नॉर्मलाइजेशन इट रिड्यूसेस द रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब क्या हो गया? अगर एक ही डेटा एक जगह से ज्यादा जगह पर लिखा है, एक्स्ट्रा लिखा है, उसे हम रिडंडेंट डेटा कहते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन क्या करता है? इट रिड्यूसेस द रिडंडेंट डेटा, बट उसके पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड द फंक्शनल डिपेंडेंसी। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज अ फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। अब यहां पर पहले डेफिनेशन समझने की कोशिश करना कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ फंक्शनल डिपेंडेंसी। एवरीवन प्लीज लिसन केयरफुली, जो बच्चे पढ़े हैं, ठीक है, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं। अब भाई ये 12 रूल के ऊपर मत आओ, ठीक है, सब बताऊंगा। फंक्शनल डिपेंडेंसीज में क्या कहता है कि गिवन अ रिलेशन आर टू सेट्स ऑफ एट्रीब्यूट्स ए और बी। अगर मेरे पास में एक टेबल है, ठीक है, ध्यान से सुनना, एक टेबल है। अब नॉर्मलाइजेशन में मत चले जाना कि नॉर्मलाइजेशन का पहले बताओ, अभी आपने रिडंडेंसी बताया, वो सब बताऊंगा, पहले वो पूरा विजुअलाइजेशन करूंगा। पहले मैं जो बोल रहा हूं वो पहले पढ़ लो, उसके बाद में मैं नॉर्मलाइजेशन में आऊंगा, उसका भी विजुअलाइजेशन दूंगा। फॉर एग्जांपल एक रिलेशन है, एक टेबल दिया हुआ है, हमारे पास एक टेबल है आर, एंड लेट्स कंसीडर कि एक एट्रीब्यूट है ए और बी। सो ये सिंगल एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं। सो we can say that two sets of its attributes a and b, we shall say that attributes, तो ये सिंगल भी हो सकता है, ठीक है, कंपाउंड भी हो सकता है, एट्रीब्यूट भी हो सकता है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं। फिलहाल के लिए इसको हम लोग सिंगल ए एट्रीब्यूट, सिंगल बी एट्रीब्यूट। सुनो, अब ये क्या कहता है? इट इज डिनोटेड बाय ए फंक्शनली डिटरमाइंस बी। ये चीज को हम लोग कब कंडीशंस लिखेंगे? कंडीशन क्या कहता है कि इफ t1 ऑफ a, प्लीज कोई भी चैट मत करना, मेरे को 2 मिनट में पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ये क्या कहता है? a जो है, a क्या है? एट्रीब्यूट है, b क्या है? एट्रीब्यूट है। तो मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि एक एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट को फंक्शनली डिटरमाइन तब करेगा जब आपका t1 ऑफ a इट इज इक्वल्स टू t2 ऑफ a। इफ अगर ये कंडीशन मैच हो गई, तब हम लोग लिखेंगे कि t1 ऑफ b इट इज इक्वल्स टू t2 ऑफ b। अब इसको पहले समझते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। ये वाला एट्रीब्यूट जरूरी नहीं है, मैं कैंडिडेट की कुछ भी नहीं लेके आ रहा हूं, ये एक एट्रीब्यूट है। क्या कहीं पर लिखा है कि एक कैंडिडेट की होना चाहिए? तो वो डाउट मत लेके आना। क्या कहीं पर ये लिखा है? ठीक है, हाँ हाँ आ रहा हूं, सुनो। क्या कहीं पर ये लिखा है कि ये कैंडिडेट की होना चाहिए? नहीं, ये भी कैंडिडेट की नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन क्या कहता है कि आपका कोई भी सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, मतलब ए जो है वो भी एक एट्रीब्यूट है, बी जो है वो भी एक एट्रीब्यूट है, तो कोई भी एट्रीब्यूट किसी भी दूसरे एट्रीब्यूट को फंक्शनली डिटरमाइन तब करेगा जब t1 ऑफ a इज इक्वल्स टू t2 ऑफ a हो गया। फॉर एग्जांपल के लिए
अगर समझो यहां पर मैंने वैल्यूज लिखी है 2 और यहां पर भी मैंने वैल्यूज लिखी है 2 फॉर एग्जांपल के लिए, इसके साथ में एक्स्ट्रा वैल्यूज है, एग्जांपल और भी दूंगा मैं, इसके साथ में एक्स्ट्रा वैल्यूज है। अब अगर यहां पर a लिखा हुआ है और यहां पर a लिखा हुआ है, तो ये जो t1 है वो एक वेरिएबल है कि अगर ये t1 ये वाला टपल या इस रो का ये वैल्यू अगर 2 है और ये t2 ये भी 2 है, तो कहने का मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल के लिए t1 ऑफ 2 इट इज इक्वल्स टू t2 ऑफ 2, अगर ये दोनों सेम वैल्यू है, if these two values are same then these two values are also same, तो ये इंप्लाई करेगा कि t1 of a it is equals to t2 of a। ठीक है, अगर ये दोनों सेम हुआ तो ये इंप्लाई करेगा कि ये दोनों भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तब मैं लिखूंगा कि a is functionally determining b। इसका यूज क्या है वो मैं बताऊंगा आगे, बट अभी सिर्फ हम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। डेफिनेशन क्या कहता है कि a is functionally determining b when, ठीक है, a is functionally determining, क्वेश्चन कराऊंगा भाई, रुक जाओ। a is functionally determining b when t1 of a it is equals to t2 of a, it implies t1 of b it should be equals to t2 of b। now let's try to understand the conditions। suppose मेरे पास में एक टेबल है, ठीक है, मेरे पास में एक टेबल है जहां पर क्या लिखा हुआ है कि लेक्स ऑफ द वर्ल्ड, यहां पर नेम दिया हुआ है कैस्पियन सी, ठीक है, सुप्रियर, विक्टोरिया, एरल सी, ह्यूरॉन, मिशिगन एंड टैंगिका। कॉन्टिनेंट है एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका। ठीक है, अब अगर मैं आप लोगों से बोलूं, पहला मेरा एक एग्जांपल समझो कि अगर मैंने ये एट्रीब्यूट ए लिया है और ये एट्रीब्यूट बी लिया है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या ए जो है वो फंक्शनली डिटरमाइन करेगा बी को, कोई कमेंट नहीं करना। देखो ये डिफरेंट है, नॉर्थ अमेरिका। अब अगर मैं T1 अगर इसकी वैल्यू सेम है और T2 इसकी वैल्यू भी सेम है, ठीक है, तो इसका एरिया कितना है 31,700, इसका एरिया कितना है 23,000। तो अब अगर आप देखोगे तो लेफ्ट साइड में आप लिख रहे हो T1 and which is nothing but North America and then it is equals to T2 which is nothing but North America। तो ये लेफ्ट साइड वाला सेम है लेकिन राइट साइड वाला सेम नहीं है। दैट मींस T1 of B it is not equals to T2 of B। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ये वाली चीज ये दोनों आपकी सेम है तो ये दोनों क्या होनी चाहिए, डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, इट हैज टू बी सेम। सो अगर मैं बोलूं कि क्या कॉन्टिनेंट एरिया को फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है, तब आप बोलोगे नहीं, ये A जो है B को फंक्शनली डिटरमाइन नहीं कर रहा है। समझ में आया? तो T1 of A मतलब आपको क्या करना है, अगर ये दोनों सेम हुआ तो ये दोनों भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। दैट्स इट, व्हिच इज वेरी सिंपल। सो वी कैन से दैट द कॉन्टिनेंट इज नॉट डिफाइनिंग और फंक्शनली डिटरमाइनिंग एरिया। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बोलूं कि क्या कॉन्टिनेंट है, ठीक है, सपोज इफ आई विल से दैट द कॉन्टिनेंट इज फंक्शनली डिटरमाइनिंग द लेंथ, ठीक है, कॉन्टिनेंट फंक्शनली डिटरमाइनिंग द लेंथ। अब ये क्या हो गया, ये आपका T1 हो गया और ये आपका T2 हो गया। अब ये दोनों सेम है तो ये जाएगा यहां देखेगा, बोलेगा कितना लिखा है 350, ये जाएगा यहां देखेगा बोलेगा 206। अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो अगेन कॉन्टिनेंट इज आल्सो नॉट फंक्शनली डिटरमाइनिंग द लेंथ। गॉट इट? समझ में आया व्हाट एग्जैक्टली इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शनली डिटरमाइनिंग? सो अगर कोई भी एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, ठीक है, कोई भी एट्रीब्यूट या अगर सेट ऑफ एट्रीब्यूट है, अगर T1 ऑफ A इट इज इक्वल्स टू T2 ऑफ A है, अगर ये इसको इंप्लाई कर रहा है, आई मीन ये दोनों अगर सेम है तो ये दोनों भी सेम होने चाहिए, दे शुड नॉट बी डिफरेंट। आपका आप लोगों के पास जितना भी डाउट होगा वो सारा डाउट मैं लूंगा, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल के लिए अब अगर मैं आप लोगों को बोलूं, ठीक है, नाउ एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ठीक है। तो अगर दो चीजें सेम हैं, सिंपल तरीके से मैं अगर यहां पर लिखूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल रोल नंबर, एस नेम एंड कोर्स, ठीक है। अगर एस नेम में यहां पर ए आया, ओके लेट मी ट्राई टू टेक दिस एज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, एस नेम इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए, कोर्स इज डिस्क्रीट मैथ्स फॉर एग्जांपल के लिए, दिस इज डीबीएमएस। विथ रिस्पेक्ट टू दिस टेबल अगर मैं बोलूं क्या एस नेम इज डिफाइनिंग द कोर्स, ठीक है, ठीक है, क्या एस नेम इज डिफाइनिंग द कोर्स? अगर ये दोनों सेम है और ये दोनों भी सेम है तब मैं बोलूंगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस एग्जांपल एस नेम इज डिफाइनिंग द कोर्स, देन डेफिनेटली आई कैन से दैट दिस एस नेम इज डिफाइनिंग द कोर्स। यार नोट्स कैसे लिखना मैं आपको बताता हूँ। नोट्स ना ये आपको पूरा ये चीज नहीं लिखनी है, आपको सिर्फ ये वाली ही चीज लिखनी है कि ये 2 पॉइंट लिखना है। आप लोगों को नोट्स बनाने नहीं आता, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फंक्शनली डिटरमाइनिंग का, फंक्शनल डिपेंडेंसी का, ठीक है, फंक्शनल डिपेंडेंसी अगर मैं नोट्स बनाऊंगा तो मैं नोट्स इस तरीके से बनाऊंगा। फंक्शनल डिपेंडेंसी ए फंक्शनली डिपेंडेंट ए फंक्शनली डिटरमाइनिंग बी व्हेन T1 of A is equals to T2 of A, then T1 of B is equals to T2 of B। बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्लियर? अच्छा, अब मैं आता हूं अब आपके थोड़े से टाइप्स ऑफ डाउट्स का। फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है, मैं अभी 2-3 चीज बताया। यहां पर कॉन्टिनेंट इज नॉट डिफाइनिंग द लेंथ, बट सपोज इफ आई विल से दैट, कैन वी से दैट, एवरीवन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, एवरीवन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं आप लोगों को बोलूं क्या लेंथ इज फंक्शनली डिटरमाइनिंग द नेम, ठीक है, लेंथ इज फंक्शनली डिटरमाइनिंग द नेम, दिस इज वेरी क्रिटिकल।
क्वेश्चन नहीं बन रहे, अरे मैंने पढ़ाया ही कितना है, क्वेश्चंस नहीं बन रहे पीवाईक्यू के, 2 लेक्चर हुआ है, थोड़ा पहले सब्जेक्ट तो कवर करने दो। अरे आप लोग थोड़ा एडवांस चलते हो सर, अगर ये इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा, मेरा आगे का वही कॉन्सेप्ट ही वही है सर, अगर इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा, अरे रुक तो जाओ थोड़ा सा, ठीक है सुनो, आप देखो कंडीशन क्या है, मेरी बात सुनो, मैंने अगर आप लोगों को पहले ये बोला कि अगर T1 ऑफ A इट इज इक्वल्स टू T2 ऑफ A, अगर लेफ्ट साइड आपका सेम है, ठीक है, आई ट्राई टू यूज अनदर एग्जांपल, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, आप लोग पेशेंस नहीं रखते हो, अगर ये A है, ये B है और ये C है, एग्जांपल ये 1, ये 2 और ये 3, दिस इज, ठीक है, लेट्स कंसीडर दिस इज A1, दिस इज A2 एंड दिस इज A2। अब अगर मैं आप लोगों को बोलूं क्या A जो है वो फंक्शनली डिटरमाइन करेगा B को, कंडीशन क्या है कि इफ T1 of A it is equals to T2 of A, then T1 of B should be equals to T2 of B, तब T1 of B should be equals to T2 of B होना चाहिए। ये कहता है कि अगर T1 of A it is equals to T2 of A हुआ, अगर दो चीज सेम होगी तो ही जाके राइट साइड में देखना, अगर सेम नहीं होगी तो मत देखना। अगर ये पहले ये चेक करेगा, T1 बोलेगा ए 1 आया क्या, 1 आया क्या, 1 आया क्या, नहीं आया, ए 2 आया, कहीं पे सेम है 2 नहीं है, 3 कहीं पर सेम है नहीं है, तो ये अगर ये सारी वैल्यूज यूनिक है तो ऑलरेडी दिस विल फंक्शनली डिटरमाइन, मतलब ये जो ए है वो फंक्शनली डिटरमाइन करेगा। फॉर एग्जांपल के लेट्स कंसीडर दिस इज x, लेट्स कंसीडर दिस इज y, लेट्स कंसीडर दिस इज z, अगर एक ऐसा टेबल है, मॉडिफाइड टेबल है, ठीक है, अब अगर T1 ऑफ A इज इक्वल्स टू T2 ऑफ A, अगर भाई ये वाली चीज ही सेम नहीं है, अगर ये 1 2 और 3, इफ ऑल दीस थिंग्स आर डिफरेंट, अगर ये सारी की सारी डिफरेंट है तो ऑटोमेटिकली वो फंक्शनली डिटरमाइन कर देगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन क्या कहता है कि इफ अगर T1 ऑफ A इज इक्वल्स टू T2 ऑफ A हुआ, तब जाके राइट साइड में देखना है। पहले तो तुम लेफ्ट साइड में देखो कि लेफ्ट साइड सेम है या नहीं है, अगर लेफ्ट साइड सेम है तो ही जाके राइट साइड में देखना, बट अगर लेफ्ट साइड ही सेम नहीं है तो तुम राइट साइड क्यों जाके देखोगे, तब तो वो वैक्यूअसली उसको ट्रू कर देगा, तब तो वो डेफिनेशन से उसको ट्रू कर देगा। क्यों? क्योंकि लॉजिक के हिसाब से आप अगर इस वाली कंडीशन को फॉल्स रखोगे तो पूरा का स्टेटमेंट ही ट्रू हो जाता है। चलो ठीक है, लॉजिक में नहीं जाते, सिंपल कंडीशन बताते हैं कि पहले तो ये बोल रहा है ना, देखो कंडीशन क्या है कि इफ हस्बैंड प्रेजेंट इन पार्टी देन वाइफ विल एंग्री, पहले हस्बैंड अगर पार्टी में प्रेजेंट होगा तो वाइफ एंग्री होगी, बट हस्बैंड ही नहीं है वाइफ पार्टी में तो फिर वाइफ क्यों एंग्री होगी। तो सेम कंडीशन, इफ T1 ऑफ A इट इज इक्वल्स टू T2 ऑफ A, मतलब अगर ये और ये सेम होगा तो ही जाके वो राइट साइड में देखा, सेम ही नहीं है तो यस इट विल फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन B, इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन A और A इज फंक्शनली डिटरमाइनिंग B। फॉर एग्जांपल अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि क्या B जो है वो फंक्शनली डिटरमाइन करेगा C को, पहले आप चेक करोगे क्या कहीं सेम है, हाँ यहां सेम है, यहां सेम है, अरे ए भाई तेरा नाम क्या है, ए भाई तेरा नाम क्या है, Z, ओ सो दिस विल नॉट डिटरमाइन। व्हाट माय पॉइंट? डिड यू गेट माय पॉइंट एवरीवन? Understood? So B will not determine C. Can I say that C can determine B? Yes. Can I say that C can determine A? Yes. Yes, Piyush, you are right. ठीक है, ओके चलो, अब एक छोटा सा एग्जांपल है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत ज्यादा तो नहीं है बट आई ट्राई टू मेक इट वेरी शॉर्ट। ओके, नाउ कैन यू टेल मी दैट, ठीक है, बस ये बता दो, ये बता देना कि which is valid, which is valid, क्या A is determining B, क्या A is determining C? पहला A के लिए, अब A इज फंक्शनली डिटरमाइनिंग B, क्या सेम है, क्या सेम है, 3 सेम है, 3 सेम है, 5 ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, सो A इज नॉट फंक्शनली डिटरमाइनिंग, सो दिस इज रॉन्ग। व्हाट माय पॉइंट? पहला लेफ्ट साइड में जाओ और चेक करो क्या सेम आ रहा है, अगर सेम आएगा तो जाके चेक करना, अगर डिफरेंट आएगा तो छोड़ दो, इट विल फंक्शनली डिटरमाइन और इट विल फंक्शनली डिटरमाइन दैट B, ठीक है। A इज डिटरमाइनिंग C, सेम क्या है, हाँ सेम है, जाओ चेक करो, हाँ ये भी सेम है, हाँ ये भी सेम है, बोल सकते हो कि यस A इज डिटरमाइनिंग C, ठीक है, A इज डिटरमाइनिंग C, C इज डिटरमाइनिंग A, 2 to 1, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, this one is same, this one is same, so this one and then this one, so this will also be true, right? ठीक है, पोल वोल के चक्कर में मत पड़ो, पहले तो एक तो कॉन्सेप्ट पढ़ लो आप लोग, छोटा सा भी कॉन्सेप्ट पढ़े हो, उसमें कुछ लोग बोल रहे पीवाईक्यू हमसे नहीं हो रहा, अरे रुक जाओ भाई पीवाईक्यू करेंगे, पहले ये तो कर लो, आज है पीवाईक्यू ले आया हूं, चलो अब ये बाकी भी बता दो फटाफट,
ठीक है, which one of them is determining, क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन लिखा था कि it is a set of attributes, not necessary that it has to be a single attribute. कोई पोल वोल नहीं होगा भाई मेरे क्लास में, सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, पोल के बारे में नहीं बोलना, फोकस करो यहाँ पे, ठीक है, मेरे को बस 1 मिनट देना। मैं नहीं नहीं ठीक है, सी पहले चेक करते हैं, सी क्या कहता है, ए बी इज डिटरमाइनिंग सी, ए बी के लिए वैल्यू क्या है 1 4, फिर दूसरी वैल्यू क्या है 3 5, फिर क्या है 3 4, फिर क्या है 7 3, फिर क्या है 9 1, all values are different, all values are different, all values are different, so it will satisfy, so it will satisfy, so yes AB to C, AB will functionally determine C because you are trying to take, मतलब ये दोनों साथ में लेना है, 3 5 और 3 4 अलग अलग है, do not mix कि ये 3 और ये 3 सेम है, 3 5 3 4 अलग है, 1 4 3 5 3 4 7 3 9 1 सारी वैल्यूज डिफरेंट है, ठीक है, सारी एग्जांपल, इसका रियल टाइम एग्जांपल भी दूंगा, पहले ये सीख लो, ठीक है, ये क्लियर हुआ, ऑप्शन सी इज क्लियर, क्योंकि 1 4 3 5 3 4 7 3 9 1 दिस ऑल वैल्यूज आर डिफरेंट, सी टू ए भी होगा, हमने ऑलरेडी ट्राई किया था। अब दूसरा ई के बारे में बात करूं, बीसी टू ए चेक करना, 4 2 5 6 4 6 3 8 1 0, सो बीसी टू ए विल आल्सो सेटिस्फाई, ठीक है, बीसी टू ए क्या है, बीसी 4 2 5 6 4 6 3 8 1 0, all values are different, all values are different, ठीक है, so this will also satisfy, E will also satisfy. Now AC to B 1 2 3 6 3 6, अब ये देखो ये सेम मिल गया 3 और 3 6, अब ये जाएगा, क्योंकि अगर इनकी वैल्यू हमको सेम मिल गई है तो अब ये जाएगा राइट साइड में चेक करने क्या वैल्यू सेम आ रही है, मतलब ये 3 6 और ये 3 6 सेम है, बट अगर आप देखोगे तो बोथ आर पॉइंटिंग इट आउट टू 5 and 4, so this is not functionally determined. Got my point? Different will not satisfy. If all are different, if all are different, yes, done. कुछ डाउट है किसी को? अगर सेम नहीं होगा, ठीक है, अगर सेम नहीं होगा तो it will satisfy. Okay, let's try to take one example. Okay, let's try to take one example. Now
ओके, ट्राई टू टेक दिस पर्टिकुलर कंडीशन, ओके, ट्राई टू टेक दिस पर्टिकुलर कंडीशन, यहां पर एक कंडीशन देखा, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं वापस एक्सप्लेन करूंगा, बट लेट्स ट्राई टू टेक द एग्जांपल, ठीक है, लेट्स ट्राई टू टेक द एग्जांपल। अब अगर मेरे पास में ये कंडीशन है, ठीक है, अगर मेरे पास में ये वाली कंडीशन है कि मैं अगर बोलूं क्या एसआईडी इज फंक्शनली डिटरमाइनिंग एस नेम, ठीक है, एसआईडी फंक्शनली डिटरमाइनिंग एस नेम, तो ये S1 है और ये A है, ये दोनों सेम है, तो ये दोनों भी सेम है, तो आई कैन से दैट SID इज फंक्शनली डिटरमाइनिंग S नेम। आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है, नोट्स बनाने में प्रॉब्लम हो रही है या समझ में नहीं आ रहा है? मैंने क्लियरली बताया कि अगर लेफ्ट साइड सेम होगा तो ही राइट साइड जाके चेक करो। इफ लेफ्ट साइड ऑल आर डिफरेंट, if left side all are different, automatically it will satisfy. If left side all are different, automatically it will satisfy. Okay, for example, समझो अगर ये रोल नंबर है, टेबल है, ठीक है, लेट्स कंसीडर स्टूडेंट है, स्टूडेंट का टेबल है, यहां पर रोल नंबर है, ठीक है, स्टूडेंट नेम है और ये कोर्स, फॉर एग्जांपल रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि रोल नंबर इज फंक्शनली डिटरमाइनिंग एस नेम? तो क्या रोल नंबर यूनिकली रिप्रेजेंट कर रहा है एस नेम को? ऑल आर डिफरेंट, सो लेफ्ट साइड ऑल आर डिफरेंट, ओके, लेफ्ट साइड all are different, all are different, so automatically it will satisfy, automatically it will satisfy। मतलब अब समझ में आ गया होगा कि अगर लेफ्ट साइड पूरा का पूरा डिफरेंट है तो क्यों नहीं आ रहा है समझ, आई मीन क्यों आ रहा है प्रॉब्लम, ठीक है। तो इफ लेफ्ट साइड ऑल आर डिफरेंट मतलब 1 2 3 और 4 लेफ्ट साइड ऑल आर डिफरेंट, तो सीधी सी बात है कि अब रोल नंबर यूनिक है, अब यूनिक वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है यहाँ पर कि अगर वो यूनिक होगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, डिफाइन करेगा इस नेम को। इवन यू कैन ऑल्सो से दैट द रोल नंबर विल ऑल्सो डिफाइन द कोर्स। बट अगर मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए लेट्स कंसीडर इफ आई ट्राई टू टेक दिस एग्जाम्पल, ठीक है, अब अगर मैं आप लोगों को बोलूं क्या एस नेम, ठीक है, एस नेम इज फंक्शनली डिटरमाइनिंग द रोल नंबर, नो, एस नेम इज नॉट फंक्शनली डिटरमाइनिंग द रोल नंबर। मैं अगर आपको बोलूं कि ए जो यहां पर ये वाला सेम है और ये वाला सेम है लेकिन ये दोनों डिफरेंट है, सो ये फंक्शनली डिटरमाइन नहीं करेगा, एस नेम विल नॉट फंक्शनली डिटरमाइनिंग द रोल नंबर, बट रोल नंबर ऑल आर डिफरेंट, सो इफ ऑल आर डिफरेंट वैक्यूअसली ट्रू, ऑटोमेटिकली इट विल बी ट्रू। गॉट इट एवरीवन? गेटिंग माई पॉइंट और नो? अगर एक कॉलम में कुछ लोग सेटिस्फाई कर रहे हैं कुछ लोग सेटिस्फाई नहीं कर रहे तो इट विल नॉट फंक्शनली डिटरमाइन, निखिल। क्लियर है? ओके, ठीक है, दूसरे टाइप का डाउट है, मैं ले रहा हूं डाउट आपका। फॉर एग्जाम्पल अगर ये ए है और ये बी है और ये सी है, जैसे अगर मैंने यहां पर 1 लिखा, ये A1 लिख दिया, 1 लिखा, ये A1 लिख दिया, 1 लिखा और ये A2 लिख दिया। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि A इज फंक्शनली डिटरमाइनिंग B, तो क्या ये आप बोलोगे A इज नॉट फंक्शनली डिटरमाइनिंग B? क्यों? क्योंकि ये दोनों, अगर ये दोनों सेम हैं, ठीक है, तो ये ठीक है, इसके लिए वैलिड है, लेकिन बाद में अगर आप इसको T1 और इसको T2 कंसीडर करते हो तब तो ये वैलिड आ जा रहा है, लेकिन अगर आप इसको T1 ले लो और इसको T2 ले लो तो उसके हिसाब से ये रॉन्ग हो जाएगा। सो A इज नॉट फंक्शनली डिटरमाइनिंग B, ये सेकंड टाइप ऑफ डाउट है। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब वापस से वो टेबल पे हम लोग जाते हैं और डिस्कस करते हैं, ठीक है, प्लीज एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था A टू B है, पहला A का लेफ्ट साइड चेक करो, 1 3 3 7 9 A टू B, तो यहां पर ये 3 और ये 3 सेम है, 5 और 4 डिफरेंट है, तो ये पहला वाला रॉन्ग हो जाएगा। A टू C, A टू C ये और ये सेम है, इसका राइट साइड चेक करो, ये और ये सेम है, तो ये डिटरमाइन करेगा। अब AB के बारे में बात करते हैं, जब आप AB लोगे तो 1 4 3 5 3 4 7 3 9 1 हर एक डिफरेंट है, तो दिस विल आल्सो बी सेटिस्फाइड। आई होप अब सबका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अगर एक में कुछ सेटिस्फाई कर रहे कुछ नहीं कर रहे हैं तो इट विल नॉट फंक्शनली डिटरमाइनिंग भी, ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ूं मैं। आई होप सो एवरीथिंग हैज बीन क्लियर। भाई इसमें क्या नोट्स बनाओगे आप, नोट्स मत बनाने की फोकस मत करो, ये आपको मिलेगा ही, ठीक है, अभी पढ़ने के टाइम पे नोट्स बनाने के लिए फोकस मत करो। अब चलता हूं मैं आगे, सो एवरीवन प्लीज ट्राई टू पे अटेंशन। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ना किसी को? ठीक है, नो डाउट टिल नाउ, ठीक है। अब मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि फंक्शनल डिपेंडेंसी दो तरीके की होती है। एक तरीके की फंक्शनल डिपेंडेंसीज को हम लोग ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं,
और एक तरीके की डिपेंडेंसी को हम लोग नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं। अब ये दोनों में फर्क क्या होता है, एक को हम लोग ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं और एक को हम लोग नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं। अब ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर मेरे पास में ये टेबल है, सुनना ठीक है, ये टेबल है, इस टेबल में स्टूडेंट आईडी है, इस टेबल में स्टूडेंट नेम है और इस टेबल में डेट ऑफ बर्थ है। अब अगर मैं आपसे बोला ट्रिवियल का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल इट इज रिफ्लेक्सिव टाइप ऑफ, कि इफ y is a subset of x then x will determine y, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या SID will functionally determine SID, तब आप बोलोगे कि सर खुद को कैसे फंक्शन डिटरमाइन करेगा, खुद को फंक्शन डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है, क्या फॉर एग्जांपल अगर समझो SID की वैल्यूज मैं 1 लेता हूं तो यही वैल्यू यहां पर भी 1 होगी, अगर मैं 2 लूंगा तो यही वैल्यू यहां पर भी होगी, अगर ये 3 होगा तो यही वैल्यू यहां पर भी होगी। हमारे पास में दो कंडीशन है, क्या सेम है लेफ्ट साइड, अगर डिफरेंट होगा तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, प्रूफ कर देगा 1 2 3 ऑल आर डिफरेंट, सो SID विल फंक्शनली डिटरमाइनिंग द SID। Got it? So SID will always functionally determine the SID। और दूसरा एक एग्जांपल, अगर मैं आप लोगों को लिखूं कि SID और नेम मिलके अगर SID को डिटरमाइन करेंगे, तो एवरीवन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर SID 1 है, ये 2 है और ये 3 है, इसका नाम A है, इसका नाम B है और इसका नाम A है, तो अब आप ये SID की वैल्यू कहां से लेके आओगे, SID की वैल्यू यहीं से लेके आओगे, तो ये 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो हमें क्या देखना होता है, हमें लेफ्ट साइड देखना होता है। अब लेफ्ट साइड के हिसाब से 1A इज डिफरेंट, 2B इज डिफरेंट, 3A इज अ डिफरेंट, गेटिंग माय पॉइंट। अब लेफ्ट साइड के सारे डिफरेंट होंगे, तो SID SNAME विल आल्सो डिटरमाइन द SID। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर y इज अ सबसेट ऑफ x, अगर ये इसका सबसेट होगा तो ये इसको फंक्शनली डिटरमाइन करेगा, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। SID इज अ सबसेट ऑफ SID एंड SNAME, तो SID एंड नेम विल फंक्शनली डिटरमाइन SID। गॉट इट एवरीवन? तो ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या कहता है, अगर ये इसका सबसेट है, अब आप कैंडिडेट की का कॉन्सेप्ट लेके आ सकते हो। कैंडिडेट की क्या कहता है कि ये यूनिक होगा, अगर कोई भी टेबल में एक चीज यूनिक होगा तो वो क्या करेगा, यूनिकली इट विल रिप्रेजेंट द नेम, यूनिकली इट विल रिप्रेजेंट द डेट ऑफ बर्थ आल्सो। तो हर एक दिस एट्रीब्यूट विल ऑलवेज यूनिकली रिप्रेजेंट इट्स ओन एट्रीब्यूट, सो SID विल बी फंक्शनली डिटरमाइनिंग SID। यहां पर SID और नेम इट विल आल्सो फंक्शनली डिटरमाइन द SID। सो इन टाइप के लोगों को हम लोग, इन टाइप की फंक्शनल डिपेंडेंसीज को वी कॉल दिस एज ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब अगर यहां पर एग्जांपल के लिए कोई बोलेगा कि सर मैं अगर वापस रिपीट करूं 3, तो मैं बोलूंगा ठीक है रिपीट कर लो। तो अगर आपने ये रिपीट किया 3, तो ये सेम चीज यहां पर भी रिपीट होगी और ये सेम A विल आल्सो बी रिपीटेड, तो ये दोनों सेम होने की वजह से ये दोनों भी सेम हो जाएंगे, ठीक है। अगर सेम होगा तो ये भी सेम ही होगा, अगर लेफ्ट साइड, इफ ऑल लेफ्ट साइड्स आर डिफरेंट, तो ऑटोमेटिकली इट विल ट्रू इट। ओके, सो आई होप दैट एवरीबॉडी गॉट इट कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब नॉन ट्रिवियल, जो चीजें ट्रिवियल नहीं होती है उसको हम लोग नॉन ट्रिवियल कहेंगे, या फिर इनका इंटरसेक्शन शुड बी 5। फॉर एग्जांपल के लिए अगर SID इज यूनिकली डिटरमाइनिंग द SNAME, दिस इज नॉन ट्रिवियल। SID इज यूनिकली और फंक्शनली डिटरमाइनिंग the date of birth, so this type of functional dependencies are called as a non-trivial functional dependency. This type of functional dependencies are called as a trivial functional dependencies. Clear? Yes Tushar, that is right. Super clear? Okay, if it is clear we'll move ahead. तो फंक्शनल डिपेंडेंसी मैंने आपको बता दिया, ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज बता दिया और नॉन ट्रिवियल बता दिया। अब फंक्शनल डिपेंडेंसीज के वी आर हैविंग सर्टेन टाइप्स ऑफ रूल्स, लेट्स गो एंड लेट्स ट्राई टू डिस्कस द ऑल द टाइप्स ऑफ रूल, ठीक है। क्लियर? अभी आगे बढ़ता हूं मैं। पहला रूल है जिसको हम लोग रिफ्लेक्सिव रूल कहते हैं, ठीक। नॉन ट्रिवियल नहीं आया, अरे भाई, अरे जो चीज ट्रिवियल नहीं है उसको नॉन ट्रिवियल कहते हैं। मैं पागल हो जाऊंगा इन लोगों। फॉर एग्जाम्पल अगर A is determining B, determining का मतलब functionally you know dependency, functionally dependency, B is functionally dependent on A is functionally determining B, इसका मतलब ये है। तो A intersection B अगर आपको phi आ जाए तो this will be a non trivial functional dependencies। SID intersection SNAME क्या आ रहा है, phi आ रहा है, कोई भी कॉमन नहीं है, मतलब कॉमन नहीं होना चाहिए। यहां पर आपको कॉमन है, जैसे ये SID कॉमन है, SID कॉमन है, तो ये आपका ट्रिवियल हो जाएगा, ठीक है। तुम लोगों को बहुत टाइम लगेगा पता है, फिर ठीक है पढ़ते हैं धीरे धीरे, और क्या नहीं समझ में आ रहा है। कैंडिडेट की का कॉन्सेप्ट तो पता ही है ना, एक टेबल में कैंडिडेट की हर एक को यूनिकली रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें यहां पर अगर आप SID लोगे, ठीक है, SID यूनिकली रिप्रेजेंटिंग द SID आल्सो, SID विल यूनिकली रिप्रेजेंटिंग SID और SNAME, अगर SNAME भी डालता हूं तो भी ये यूनिकली रिप्रेजेंट करेगा, फंक्शनली डिटरमाइनिंग है, ठीक है। सुनना, तो नॉन ट्रिवियल, जो चीज ट्रिवियल नहीं होगी वही आपकी नॉन ट्रिवियल हो जाएगी। यहां पर देखो, यहां पर ये आपका क्या है, ये X है और ये Y है, तब मैं लिखूंगा SID इज अ सबसेट ऑफ SID, यस। अब यहां पर देखना, ये आपका X है, ठीक है, और ये आपका Y है, तो Y इज अ सबसेट ऑफ दिस, तो डेफिनेटली X will determine Y।
सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ट्रिवियल का। नॉन ट्रिवियल क्या कहता है कि द इंटरसेक्शन शुड बी 5, यू शुड नॉट गेट एनी कॉमन एलिमेंट, इफ यू नॉट गेट एनी कॉमन एलिमेंट देन वी कैन गेट इट। ओके, नाउ फंक्शनल डिपेंडेंसीज के हमारे पास देयर आर सर्टेन रूल्स एंड दीज रूल्स आर कॉल्ड एज आर्मस्ट्रांग रूल्स। आप टेबल में कैंडिडेट की वाला कॉन्सेप्ट लेके चलना, वहां पे मैं आपको बता दूंगा। पहला वाला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इफ y इज अ सबसेट ऑफ x देन x विल फंक्शनली डिटरमाइन y। तो फॉर एग्जांपल के लिए जैसा भी मैंने आपको बताया था कि अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि रोल नंबर, ठीक है, इट इज अ सबसेट ऑफ रोल नंबर, फर्स्ट वन, ठीक है, फर्स्ट वन क्या कहता है, इफ y इज अ सबसेट ऑफ x देन x विल फंक्शनली डिटरमाइन y। तो ये क्या कहेगा, अगर मैं समझो एग्जांपल लिखूं रोल नंबर इट इज अ सबसेट ऑफ रोल नंबर, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तब मैं लिखूंगा रोल नंबर विल फंक्शनली डिटरमाइन रोल नंबर। ठीक है, यस इट इज ट्रू। अरे ये सब तो डिफरेंट ही होगा, रोल नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। अगर लेफ्ट साइड पूरा का पूरा डिफरेंट होगा तो ये फंक्शनली डिटरमाइन करेगा। और अनदर एग्जांपल, अगर मैं लिखूं रोल नंबर इट इज अ सबसेट ऑफ रोल नंबर और उसके साथ में अगर मैं नेम लिख दूं तो क्या होगा, ये देखना। अब यहां पर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वापस मैं बता देता हूं। अब जैसे ये रोल नंबर है और ये नेम है एंड देन इट विल फंक्शनली डिटरमाइनिंग द रोल नंबर। अब ये देखना, अगर ये डिफरेंट है 1 2 3, अगर ये सारा का सारा डिफरेंट है तो इसके साथ में अगर जो भी चीज आएगा वो भी डिफरेंट होगा, तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड डिफरेंट हो गया, ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड डिफरेंट हो गया, इट विल इंप्लाई दिस। और ये सेम चीज यहां पर अवेलेबल होगी 1 2 और 3। गॉट इट। अब आप बोलोगे कि सर अगर इसका नाम फॉर एग्जांपल अगर रोल नंबर रिपीट होगा तो उसके साथ में उसका नाम भी तो रिपीट होगा, तो अगर ये सेम हुआ तो सेम चीज यहां पर भी आ जाएगी। अरे सबसेट का वैल्यू कैसे रैंडम होगा, कुछ भी रैंडम हो जाए बट द सबसेट शुड बी देयर। सेकंड पॉइंट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हिच इज नथिंग बट ऑगमेंटेशन। ऑगमेंटेशन क्या कहता है, सेकंड पॉइंट समझना, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इफ x इज डिटरमाइनिंग y, ठीक है, इफ x इज डिटरमाइनिंग y देन यू कैन राइट xw टू y और यू कैन राइट xw टू yw, देन यू कैन राइट xw टू yw। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, यहां पर देखो, अगर मैं बोलूं कि किसी भी बंदे का आधार से मैं उसका नाम डिफाइन कर सकता हूं, ठीक है, अगर मैं बोलूं कि किसी भी बंदे का आधार से उसका नाम डिफाइन कर सकता हूं, पहला पॉइंट देखना। अब ये तो फंक्शनली डिटरमाइंड है, मतलब ये दिया हुआ है आधार यूनिक होगा तो लेफ्ट साइड का पूरा यूनिक होगा, तो यूनिकली मैं नाम रिप्रेजेंट कर दूंगा। लेकिन अगर मैं आधार के साथ में, ठीक है, आधार के साथ में डेट ऑफ बर्थ भी लगा दूं तो भी मैं यूनिकली उसका नाम डिफाइन कर दूंगा। मतलब इवन अगर मैं डेट ऑफ बर्थ डाल दूं या फिर मैं आधार के साथ में फॉर एग्जांपल अगर उसका मैं एड्रेस भी डाल दूं तो भी मैं यूनिकली क्या करूंगा, उसका नेम डिफाइन कर दूंगा। कहने का मतलब है कि अगर आधार ये तो पूरा डिफरेंट होगा और एड्रेस अगर रिपीट भी होता है तो भी ये दोनों मिलके सारी की सारी वैल्यूज डिफरेंट होंगी। तो दिस यू कैन डू इट, सो आइदर यू कैन डू लाइक दिस और यू कैन डू लाइक दिस। और अनदर वे प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर तो ये वाला पॉइंट मैंने ये वाला एक्सप्लेन किया, ठीक है, सबसेट में वैल्यू जंबल होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब जैसे मैंने अगर ये आधार लिखा, आधार इज फंक्शनली डिटरमाइनिंग नेम, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे अगर मैंने ये लिख दिया आधार और डेट ऑफ बर्थ, कंडीशन ये है कि यूनिकली नाम रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैंने ये नाम लिख दिया और यहां पर डेट ऑफ बर्थ लिख दिया। अब आप ये देखो कि 1 2 3 4 ये 90 में पैदा हुआ, ये 91 में, ये भी 91 में और ये भी 91 में। अगर आपका ये वाला यूनिक है तो ये दोनों मिलके सब तो यूनिक है, क्योंकि 190 इज डिफरेंट, 291 इज डिफरेंट, 391 इज डिफरेंट, 491 इज डिफरेंट। सो आधार एंड डेट ऑफ बर्थ मेरे को राइट साइड में जाने की जरूरत ही नहीं है। आई कैन से दैट कि 190 291 391 491 हर एक वैल्यूज जो होगी वो यूनिक होगी, इट विल फंक्शनली डिटरमाइन y। सो दैट इज व्हाई व्हेनेवर x डिटरमाइंस y, xw टू y और xw टू yw विल आल्सो बी ट्रू। गॉट इट। रोल नंबर नेम भावे जी वो भी सेटिस्फाई करेगा। फंक्शन आधार डिफरेंट रहा, नाम अगर सेम रहा तो भी तो अभिषेक भाई सब डिफरेंट ही होगा। अगर मैं कह रहा हूं सब लोग एक साल ही पैदा हो गए, ठीक है, सब लोग 90 में ही पैदा हो गए, तो भी तो हर एक वैल्यू डिफरेंट है। 190 इज डिफरेंट, 290 इज डिफरेंट, 390 इज डिफरेंट, 490 इज डिफरेंट, लेफ्ट साइड ऑल आर डिफरेंट, ऑल डिफरेंट, देन यस फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है इसको। गॉट इट। गॉट इट एवरीवन। सो इवन इफ ऑल द वैल्यूज आर सेम, अगर सारी की सारी वैल्यूज भी अगर सेम होंगी तो भी ये पूरा जो होगा वो तो लेफ्ट साइड डिफरेंट होगा। अगर लेफ्ट साइड डिफरेंट हो गया तो व्हाट वी कैन से ऑटोमेटिकली इट विल सेटिस्फाई, हमको राइट साइड में चेक करने की जरूरत ही नहीं है। बच्चों ने डराया नहीं है, बच्चों से मतलब मेरे को वो लग रहा है कि एक भी बच्चे का डाउट ना रह जाए। क्लियर। अब सबसेट कौन पूछ रहा है, सबसेट नहीं, सबसेट का हे भगवान, सबसेट सबसेट नहीं आता मेरे को। ठीक है, ओके। नाउ फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट्स आर क्लियर, थर्ड पॉइंट इज आल्सो क्लियर। x functionally determining y is functionally determining z, then x will also functionally determining z. So I hope that three rules are clear: reflexive, augmentation and transitivity. ठीक है। अब मैं फोर्थ पॉइंट जा रहा हूं एक्सप्लेन करने, बड़े ही प्यार से समझना, बड़े ही प्यार से एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक है, बड़े ही प्यार से समझना, बड़े ही प्यार से मैं एक्सप्लेन करूंगा। फोर्थ वाला
x फंक्शनली डिटरमाइनिंग y, yw इज फंक्शनली डिटरमाइनिंग z, ये दोनों मिलके, ठीक है, अगर ये दोनों आपके पास में है, देन तब आप xw टू z क्या कर रहे हो, फंक्शनली डिटरमाइन कर रहे हो। मेरा कॉन्सेप्ट ये है, अगर x जो है वो y को डिटरमाइन कर रहा है, तो क्या मैं दोनों साइड में w लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकता हूं। और yw टू z तो है ही है, तो ट्रांजिटिविटी के हिसाब से मैं लिख सकता हूं xw विल डिटरमाइन z। ठीक है, x फंक्शनली डिटरमाइनिंग y, yw भी दिया है, ये दोनों चीजें दी हुई हैं, ये दोनों चीजें मिलके क्या आप xw टू फंक्शनली डिटरमाइन z कर सकते हो। अगर x फंक्शनली डिटरमाइन y है, तो दोनों तरफ में अगर मैं w ऐड करूंगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अकॉर्डिंग टू द सेकंड रूल ऑगमेंटेशन। अभी मैंने आप लोगों को ऑगमेंटेशन जो है वो सिखाया है, ठीक है, just now I told you augmentation, then based on that I can write xw is functionally determining yw, then yw is functionally determining z, so ये दोनों मिलके according to transitivity, ठीक है, according to transitivity then I can write xw to z, and इसीलिए इसको pseudo transitivity कहते हैं। डन। सबसेट का मतलब ये होता है, इसको सबसेट बोलते हैं, ये वाली वैल्यू अगर यहां पर प्रेजेंट होती है तो a इज अ सबसेट ऑफ b। ठीक है भाई, बख्श दे मुझे अब सबसेट का डेफिनेशन। ठीक है, ओके। अब एडिटिव रूल और डिकम्पोजिशन, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टू रूल्स, और फिर उसके बाद में फिर हम लोग आगे जाते हैं। ठीक है, आई होप दैट ऑल द कॉन्सेप्ट हैज बीन क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ रूल। अगर x फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है z को, और x जो है वो फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है y को, देन x विल फंक्शनली डिटरमाइन yz, जिसको हम लोग एडिटिव रूल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, x इज फंक्शनली डिटरमाइनिंग z, x इज फंक्शनली डिटरमाइनिंग y। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रोल नंबर, ठीक है, या फिर अगर आधार जो है, इफ इट इज डिटरमाइनिंग डेट ऑफ बर्थ, एंड अगर आधार जो है, इफ इट इज डिटरमाइनिंग नेम, देन वी कैन से दैट द आधार विल फंक्शनली डिटरमाइनिंग डेट ऑफ बर्थ एंड नेम बोथ। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका ये यूनिक होगा और ये यूनिक होगा, तो इफ यू टेक यूनिकली लेफ्ट साइड विल रिप्रेजेंट। ठीक है, सो इट इज एडिटिव रूल। एंड देन द लास्ट वन, x टू y z एंड x टू y, देन अगर x टू y z है, ठीक है, तो x टू y एंड x टू z, आई वांट एवरीवन टू राइट दिस होल थिंग एज अ टू टाइम्स। ठीक है, आई वांट एवरीवन टू राइट दिस एज टू टाइम्स, आई वांट एवरीवन टू राइट दिस एज टू टाइम्स। सब लोग दो बार लिखो, पूरा दो बार लिखो फॉर्मूला। हाँ अभी लिखना है, अभी लिखना है, अभी लिखना है। आई वांट एवरीवन टू राइट दिस एज टू टाइम्स। मैं कह रहा हूं इसको ना तो याद रखना है ना तो कुछ करना, सिर्फ दो बार अभी लिख लो। यस, आई वांट एवरीवन टू राइट दिस एज टू टाइम्स। 6th रूल क्या कहता है? अगर आधार जो है डेट ऑफ बर्थ और नेम को इंप्लाई कर रहा है, तो आधार इंडिविजुअली डेट ऑफ बर्थ को भी इंप्लाई करेगा, आधार जो इंडिविजुअली नेम को भी इंप्लाई करेगा। ठीक है, ये 6th रूल में ये यूज कर सकते हो, डिकम्पोजिशन। कोई डिफरेंस नहीं है भाई प्रज्ञा भाई। ऑल क्लियर? ऑल रूल्स आर क्लियर, यू कैन टेक फ्यू एग्जांपल्स इफ यू वांट। इफ ऑल रूल्स आर क्लियर वी विल मूव अहेड। एवरीवन प्लीज ट्राई टू रिप्लाई। ऑल रूल्स आर क्लियर? कोई डिफरेंस नहीं है भाई प्रज्ञा भाई। दो बार लिख लिए, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिसन केयरफुली। अगर एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है, और फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी हुई है,
A is functionally determining BC and C is functionally determining D. Let's consider अगर ये चीज दिया हुआ है, ठीक है. Now there is a concept, ठीक है, there is a concept which is called as a closure of the attribute. Closure of attribute. What is the meaning of closure of attribute? For example, closure of attribute, ध्यान से सुनना, closure of attribute is basically represented by, ठीक है, x plus. तो x plus का मतलब ये होगा कि closure of x, और ये क्या करेगा, set of all attributes determined by x. तो इसको हम लोग एट्रीब्यूट क्लोजर कहते हैं. मतलब एट्रीब्यूट क्लोजर का मतलब ये है कि वो कौन कौन सी फंक्शनली डिपेंडेंसी बताता है, फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, सो व्हाट वी कैन ट्राई टू फाइंड इट आउट कि अगर सेट ऑफ ऑल एट्रीब्यूट्स, फॉर एग्जांपल अगर मुझे ए का एट्रीब्यूट लेना, ए का क्लोजर लेना है, तो सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि ए किसको फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है. पहला पॉइंट ये है कि ए तो खुद को भी डिटरमाइन करेगा, ए फंक्शनली डिटरमाइन करेगा ए को. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो वी कैन से दैट द फर्स्ट पॉइंट इज ए. अब ए फंक्शनली determining BC, so B and C will also come here, right? A is functionally determining BC. Everyone please try to understand. A is functionally determining BC. Now according to decomposition, A to BC है, मतलब A to B भी लिख सकता हूँ और A to C भी लिख सकता हूँ, और C to D भी लिया हुआ है, मतलब A to C, C to D. तो A to C, C to D मतलब A will also determine D. Got my point? Getting my point now? Yes or no? एट्रीब्यूट का क्लोजर का मतलब क्या हुआ? एट्रीब्यूट कौन कौन सी चीजें फंक्शनली डिटरमाइन करता है, वो सारा अगर हम सेट में लिखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो क्लोजर है उस एट्रीब्यूट का, ठीक है. वो क्या है? वो क्लोजर है उस एट्रीब्यूट का. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. अब जैसे मेरे पास में ये वाला टेबल आया है, ठीक है, ध्यान से सुनना. अगर मुझे ए का एट्रीब्यूट क्लोजर पता करना है तो सबसे पहला पॉइंट होगा ए. ए किसको डिटरमाइन कर रहा है? बी को डिटरमाइन कर रहा है. अब ए भी आ गया. अब ये ए बी किसको डिटरमाइन कर रहा है? ई को डिटरमाइन कर रहा है, तो ई भी आ गया. अब ये बी है यहां पर, और बी जो है वो सी को डिटरमाइन कर रहा है, तो सी भी आ गया. अब सी आ गया तो सी जो है वो डी को डिटरमाइन कर रहा है, तो डी भी आ गया. गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है. ए का अगर एट्रीब्यूट क्लोजर मुझे पता करना है तो मैं कैसे पता करूंगा? सबसे पहले तो मैं ए लूंगा, इसमें मैंने ए ले लिया. ए जो है वो बी को डिटरमाइन कर रहा है, तो इसमें बी भी आ जाएगा. अब ए भी आ गया, यहां पर देखो ए भी आ गया. ए भी जो है वो ई को डिटरमाइन कर रहा है, मतलब ई भी आ गया, ठीक है. अब यहां पर बी है तो बी जो है वो सी को डिटरमाइन कर रहा है, मतलब सी भी आ गया. अब सी जो है वो डी को डिटरमाइन कर रहा है, मतलब डी भी आ गया. क्या यहां पर ईएफ है? क्या कहीं पर ईएफ है? कहीं पर भी ईएफ नहीं है. क्या यहां पर जी है? कहीं पर भी जी नहीं है. तो द एट्रीब्यूट क्लोजर ऑफ ए विल गेट दिस. गॉट इट? बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है. ए के एट्रीब्यूट में सबसे पहले मैंने क्या किया? ए ले लिया. ए बी को डिटरमाइन कर रहा है तो मैंने बी भी ले लिया. अब ये चेक करो कि इसमें ए भी आ गया, ए बी इज डिटरमाइनिंग ई, तो मैं ई भी ले लिया. अब इसमें बी, ए बी और ई है, तो यहां पर बी डिटरमाइनिंग सी, तो मतलब सी भी ले लिया. सी इज डिटरमाइनिंग डी, मतलब मैंने डी भी ले लिया. तो दिस इज द क्लोजर ऑफ ए. सपोज अगर मैं बी का क्लोजर पता करने के लिए जाऊं, व्हाट इज द क्लोजर ऑफ बी, देन व्हाट विल बी योर आंसर? व्हाट इज द क्लोजर ऑफ बी? सिर्फ अगर मैं बी बोलूं कि व्हाट इज द क्लोजर ऑफ बी, देन व्हाट इज द क्लोजर ऑफ बी? जी नहीं आएगा, क्योंकि ईएफ इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस. मतलब ईएफ इसका पार्ट होना चाहिए तो ही जाके वो आएगा. सो इसके क्लोजर में जस्ट यू विल गेट बी, ठीक है. इसके क्लोजर में जस्ट यू विल गेट बी, नथिंग एल्स. अगर फॉर एग्जांपल के लिए मैं अगर ए और एफ अगर कैलकुलेट करने गया, तो ए और एफ में, ए और एफ का अगर मैं एट्रीब्यूट क्लोजर कैलकुलेट करने गया, सबसे पहले तो मैं यही लिखूंगा, ए और एफ लिख दिया. ए इज डिटरमाइनिंग बी, तो बी आ जाएगा. ए बी इज डिटरमाइनिंग ई, ए बी इज डिटरमाइनिंग ई. फिर बी इज डिटरमाइनिंग सी, तो सी भी आ जाएगा. सी इज डिटरमाइनिंग डी, तो डी भी आ जाएगा. अब यहां पर देखना, ई एफ, क्या ई एफ है? ई है और एफ है. नाउ इट इज डिटरमाइनिंग जी, so जी भी आ जाएगा. So basically AF is determining all the set of attributes, all the set of attributes.
A, B, C, D, E, F and G. Set of all attributes. Set of all attributes. Did you get my point, everyone? Set of all the attributes. So AF will be defining set of all the attributes. अरे B का क्लोजर नल नहीं होगा. B is a subset of B. So B will functionally determine B. Trivial. तो trivial के हिसाब से the B will contains B. So अगर कोई भी X closure of X if it contains the set of all attributes then this is called as super key. अब आपका कंफ्यूजन स्टार्ट होगा, मैंने इसको कैंडिडेट की क्यों नहीं बोला. अब आपका ठीक है, अब आपका यहां से चालू होगा कॉन्सेप्ट कि मैंने इसको कैंडिडेट की क्यों नहीं बोला. नो, इट इज अ सुपर की. ठीक है, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, योर अटेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. या बिकॉज इट मे नॉट बी मिनिमल. अरे वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया. अरे भाई तुम लोगों को सब आता है, बस तुम लोग परेशान कर रहे हो 2 दिन से मेरे को. हाँ, इफ इट इज रेड्यूसिबल देन इट विल बिकम द कैंडिडेट की. योगेश्वर बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. मिनिमम हमेशा नहीं होगा. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. तुम लोग बहुत होशियार हो यार. ठीक है, तुम लोग बहुत होशियार हो. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक रिलेशन है एफडी दिया हुआ है यहां पर. अगर मैं सबसे पहले बोलूं एबीसी, ठीक है, व्हाट इज द क्लोजर ऑफ एबीसी, आप बोलोगे ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, जो दिया है एज इट इज. AB is a part of this, so you have to include C. C is already included. C is a part of this, then C is implying D. That means D will also be included here. Now B is a part of this, yes. Then you have to include E also. So what we call this as super key. ठीक है, we call this as super key. अब we have to check कि क्या इसका कोई सबसेट भी सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा. फॉर एग्जाम्पल, क्या ये रेड्यूसिबल है? ठीक है, क्या ये रेड्यूसिबल है? Okay, let's try to find out. What is the closure of A? Closure of A, you will get A only. What is the closure of B? ठीक है, reduce करके चेक कर रहा हूं. Closure of B, B पहले B आएगा, B is implying E, तो B आ जाएगा. What is the closure of C? Closure of C will be C. C किसका पार्ट है? C is implying D, तो CD आ जाएगा. अब अगर मैं if I will try to find out the closure of AB, so closure of AB में पहले मैं AB कर लूंगा. AB इसका पार्ट है, ये वाला इसका पार्ट है, तो C आ जाएगा. C इसका पार्ट है मतलब D आ जाएगा, और B इसका पार्ट है मतलब E आ जाएगा. सो नाउ दिस विल बिकम द कैंडिडेट की. दिस विल बिकम द कैंडिडेट की. अब ये रेड्यूसिबल है, सो नाउ इट विल बिकम द कैंडिडेट की. अंडरस्टूड. सो इसलिए मैंने वो डेफिनेशन दिया था आप लोगों को कि इफ इट, क्योंकि अगर ए बी सारे सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को सेटिस्फाई कर रहा है तो एबीसी भी सारे सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को सेटिस्फाई करेगा, एबीसीडी भी करेगा. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने ए बी ले लिया तो एबीसी, क्लोजर ऑफ एबीसी विल आल्सो बी ऑल द एट्रीब्यूट्स. क्लोजर ऑफ एबीडी विल आल्सो बी द सेट ऑफ ऑल एट्रीब्यूट्स. क्लोजर ऑफ एबीसीडीई विल आल्सो बी द सेट ऑफ ऑल एट्रीब्यूट्स. मतलब अभी मैं बढ़ते जाऊंगा, सब लोग सेटिस्फाई करेंगे. लेकिन क्या ऐसा कुछ है जो इसको रिड्यूस करके मैं लेके आ सकता हूं? दैट विल बिकम द कैंडिडेट की. डिड यू गेट माय पॉइंट एवरीवन? ऑर्डर इट डज नॉट मैटर हियर. डिड यू गेट पॉइंट एवरीवन? डिड यू गेट एवरीवन? यस और नो? ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. अरे भाई, 2 अलग अलग ब्रैकेट अगर नहीं आपको आ रहा है तो आप एक ब्रैकेट भी यूज करो, बी प्लस कर लो. लेकिन अगर आप ए बी प्लस करोगे तो आपको कंफ्यूजन होगा कि बी का प्लस है या ए का प्लस है, इसलिए ब्रैकेट लगाना पड़ेगा कि ये दोनों का प्लस है, दोनों का क्लोजर है. अब समझ में आया? इसलिए ब्रैकेट यूज कर रहा हूं. बी का नहीं 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 नहीं, सुनो, अगर आप बी का क्लोजर लोगे तो ये बी आएगा. क्या ए बी इसका पार्ट है? नहीं है. बी इसका पार्ट है, तब ई आ जाएगा. समझे? हाँ तुषार, उसके लिए अपने पास में दूसरा है आइडिया. ठीक है, सो वी हैव टू गो एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट. ठीक है,
ठीक है, डन। अब जैसे मेरे पास में ये वाला एक कॉन्सेप्ट है, ए बी टू सी, सी टू डी, बी टू ई। पहले मैंने एबीसी के लिए किया, ठीक है, ध्यान से सुनना सब लोग, सुनते जाना। वी हैव टू फाइंड द कैंडिडेट कीज ऑफ दिस। तो अगर हमने पहले एबीसी के लिए ट्राई किया था, या आप अगर एबी के लिए ट्राई करो, तो एबी के लिए ए आ गया, फिर बी आ गया, ठीक है, बी इज डिटरमाइनिंग ई आ गया, ए बी इज डिटरमाइनिंग सी आ गया, सी इज डिटरमाइनिंग डी आ गया, तो ऑल द एलिमेंट्स विल बी देयर। अब आप मुझे ये बताओ, ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ, ए बी इज वन कैंडिडेट की, डू वी हैव अनदर टाइप ऑफ कैंडिडेट की? कैन वी ट्राई टू फाइंड आउट फॉर बीसी? कैन वी से दैट बीसी इज आल्सो कैंडिडेट की? आप पूछ लो भाई। सेम क्वेश्चन है, आ रहा हूं दूसरे क्वेश्चन पे भी, पहले ये कर लो। ये हो जाएगा तब आगे बढ़ता हूं, क्लियर है ये? BC is a candidate key or not? No, BC is not a candidate key. BC में क्या आएगा? BC आएगा। B किसको डिटरमाइन कर रहा है? E को डिटरमाइन कर रहा है। C is a part of that, so D will also there. So it is not super key. If it is not super key, not candidate key. ठीक है? सिंपल है। अब थोड़ा सा मैं लेवल बढ़ाता हूं, एवरीवन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, थोड़ा सा मैं लेवल बढ़ाने जा रहा हूं, तो जरा ध्यान से सुनते जाना। ठीक है, करें एवरीवन? ये सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं, लेट्स कंसीडर आर ए बी सी डी। अब जरा ये देखना, अगर मैं ए का क्लोजर पता करता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना, तो सबसे पहले ए लिख दिया, ए इज डिटरमाइनिंग बी, तो बी आ गया, बी इज डिटरमाइनिंग सी, तो सी आ गया, सी इज डिटरमाइनिंग ए, तो ए ऑलरेडी है। लेकिन ए का क्लोजर लेने में मुझे ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, लेकिन डी नहीं आ रहा है। मतलब मुझे पूरे सेट ऑफ ऑल द एट्रीब्यूट्स करने के लिए व्हाट आई हैव टू गो, आई हैव टू फाइंड आउट द क्लोजर ऑफ एडी। नाउ द क्लोजर ऑफ एडी विल कंसिस्ट ऑफ ए बी सी एंड डी। गॉट माय पॉइंट? सो दिस वन विल बिकम वन टाइप ऑफ कैंडिडेट की। ये क्या हो जाएगा? ये एक तरीके का कैंडिडेट की हो जाएगा। नहीं, क्योंकि यहां पर देखो, आपके रिलेशन स्कीमा में, ठीक है, आपके रिलेशन स्कीमा में ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी नहीं दिया है। मतलब देयर इज नो फंक्शनल डिपेंडेंसीज व्हिच कंटेन्स डी। if there is no functional dependencies which contains d, then I have to include d into this, क्योंकि closure of a I can get only abc, closure of a is not satisfying the rabc। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना। अब मेरा पॉइंट ये है, ठीक है, मैंने आप लोगों को पहली क्लास में बताया था कि प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ठीक है, प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? प्राइम एट्रीब्यूट्स जो आपके कैंडिडेट कीज में प्रेजेंट होते हैं। दोनों सुनो ध्यान से। अब वो प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो गया? ए और डी। तुषार ये तो छोटा एग्जांपल है, इसलिए मैंने चेक नहीं किया। ये सबको समझ में आ रहा है ना? मैं आगे भी जा रहा हूं, आगे भी बताऊंगा, बट उसके पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू दिस थिंग। नो, एडी इज नॉट, यस एडी इज आल्सो सुपर की बेसिकली, मतलब कैंडिडेट की है, सुपर की है, सो इट इज नॉट रेड्यूसिबल। ओके, इट इज नॉट रेड्यूसिबल। आप इसको रेड्यूस नहीं कर सकते। रेड्यूस करोगे तो ए का क्लोजर क्या होगा? ए बी सी, डी का क्लोजर डी होगा, तो इसलिए एडी का क्लोजर ए बी सी डी एंड देन इट इज अ कैंडिडेट की। ठीक है, अब अगर ये चीज आ गया तो मैं आगे बढ़ता हूं, मुझे बताते चलना। ठीक है, क्लियर है? प्लीज लेट मी नो। ठीक है, अब मेरा पॉइंट सुनना। अगर किसी नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज में, ठीक है, नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज में अगर x2 a में लिखता हूं, और या फिर x2 y में लिखता हूं, और अगर ये मेरा प्राइम एट्रीब्यूट है, ठीक है, ये अगर मेरा प्राइम एट्रीब्यूट है, देन इट विल हैव एटलीस्ट टू कैंडिडेट कीज, एटलीस्ट टू कैंडिडेट कीज। इसका मतलब क्या होता है मैं बताता हूं। फॉर एग्जांपल जरा ध्यान से सुनना, ठीक है, a और d क्या है? प्राइम एट्रीब्यूट है। a और d क्या है? प्राइम एट्रीब्यूट है। क्या किसी ने नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज ने, यहां पर देखो एग्जांपल के लिए C2a, ठीक है, C2a है, where C is pointing it out to prime attribute, C is pointing it out to prime attribute। ठीक है, तो एटलीस्ट दो कैंडिडेट की आएगा। इसका रीजन बताता हूं। जैसे A to D, अब जैसे यहां पर देखना, अब A to D मेरा क्या है? कैंडिडेट की है। अब लॉजिक देखोगे तो C is pointing it out to A, तो अगर मैं C के साथ में D भी डाल दूं तो दिस वन विल आल्सो बिकम द कैंडिडेट की। बट कैन आई से दैट समवन इज पॉइंटिंग इट आउट टू C? यस, B is pointing it out to C, so if I will add D also, then this will also candidate की, this will also candidate की। ये तो हमने इनिशियली कैलकुलेट किया। तो अगर इनके ऊपर कोई राइट साइड का पॉइंट कर रहा है तो आई कैन गेट दिस टाइप ऑफ कैंडिडेट कीज। गॉट इट?
अंडरस्टूड नॉट अंडरस्टूड? तो फॉर अ नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज अगर राइट साइड में आपका प्राइम आता है तो आपको कम से कम दो एट्रीब्यूट्स मिलेंगे. प्राइम एट्रीब्यूट इट इज अ पार्ट ऑफ कैंडिडेट की. जैसे एडी मिलके पूरा सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर रहा है. अगर ये एडी मिलके पूरे सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर रहे हैं और अगर कोई ए के ऊपर भी पॉइंट आउट कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये देखना, ठीक है, एक रिलेशन है एबीसी का. व्हाट इज द क्लोजर ऑफ ए? एबीसी. ठीक है, क्लोजर ऑफ ए. सो दिस इज योर कैंडिडेट की. अगर ए कैंडिडेट की है, सी ने ए को पॉइंट आउट किया तो सी विल आल्सो बिकम द कैंडिडेट की. मतलब इट इज डिफाइनिंग ऑल एट्रीब्यूट्स. इट इज डिफाइनिंग ऑल एट्रीब्यूट्स. ठीक है, ए इज डिफाइनिंग, ए कैंडिडेट की है, ए इज डिफाइनिंग ऑल एट्रीब्यूट. तो भाई सी अगर ए को पॉइंट आउट कर रहा है, ए इज डिफाइनिंग ऑल एट्रीब्यूट्स, तो सी इज आल्सो डिफाइनिंग ऑल एट्रीब्यूट्स. क्या कोई सी को डिटरमाइन कर रहा है? बी. बी इज डिटरमाइनिंग सी. तो ए कैंडिडेट की है which is defining all the attributes. C is pointing to A is pointing to all, तो C is also pointing to all attributes. B is pointing to C, C is pointing to, so B is also pointing to all attributes. कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे को इतना ही गेम आ जाता है, ये C जरूरी नहीं है कि ये A सिंगल होना चाहिए. अगर ये दोनों मिलके एट्रीब्यूट्स दे रहे हैं और कोई और मिलके इनको डिफाइन कर रहा है तो यू विल गेट एटलीस्ट टू कैंडिडेट की. या इट्स लाइक अ लूप, इट्स लाइक अ साइकिल. विदाउट एग्जांपल वी कैन नॉट गेट इट, बट वी हैव टू सॉल्व इट. ठीक है, ध्यान से सुनना. ए बी सी डी है, ठीक है, सी इज पॉइंटिंग टू ए, डी इज पॉइंटिंग टू बी, ए बी इज पॉइंटिंग टू सी डी. हाँ, एग्जांपल ले रहा हूं पूजा. ए बी इज पॉइंटिंग टू सी डी, सी इज पॉइंटिंग टू ए, डी इज पॉइंटिंग टू बी. नाउ एवरीवन लिसन केयरफुली. अगर मैं यहां पर ए बी का क्लोजर पता करता हूं तो व्हाट आई विल गेट? आई विल गेट ए बी सी एंड डी. तो मेरा प्राइम एट्रीब्यूट क्या मिला मेरे को? प्राइम एट्रीब्यूट व्हाट आई एम गेटिंग? प्राइम एट्रीब्यूट्स आई एम गेटिंग ए और बी. चेक करो क्या किसी ने बी के ऊपर पॉइंट आउट किया, क्या किसी ने ए के ऊपर पॉइंट आउट किया, क्योंकि ए बी मिलकर एबीसीडी कर रहा है तो डी इज पॉइंटिंग टू बी. मतलब बी, देखो बी जिस दो आदमी मिलके पूरे गांव को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस आदमी को ये डिफाइन कर रहा है, तो इन प्लेस ऑफ बी इफ आई विल राइट ए डी आई विल आल्सो गेट ऑल द थिंग्स. अंडरस्टूड नॉट अंडरस्टूड? तो अगर आपको ये देखना है कि अगर राइट साइड में आपका प्राइम एट्रीब्यूट आया तो यू विल गेट एटलीस्ट टू कैंडिडेट की. अंडरस्टूड? अच्छा, क्या कोई ए के ऊपर भी पॉइंट आउट कर रहा है? क्या ए के ऊपर सी पॉइंट आउट कर रहा है? तो आई कैन आल्सो से दैट सी डी इज आल्सो वन टाइप ऑफ कैंडिडेट की. Then I can say that CD is also one kind of candidate key. ये देखो, C is pointing to A, मतलब C के हिसाब से A प्राइम एट्रीब्यूट राइट साइड में है, तो A की जगह अगर मैं C भी लिख दूंगा तो C भी will also become one type of candidate keys. Got it? Then you will get at least two candidate keys. इस केस में चार होगा, 1 2 3 और 4. There are 4 candidate keys here. Understood? Not understood? So this is 1, this is 2, this is 3, this is 4. Clear है? आगे समझ में? ठीक है. प्राइम एट्रीब्यूट जो आपके कैंडिडेट की में प्रेजेंट होते हैं. आज आ गया समझ में? सी का कैंडिडेट की ले लो. ठीक है, एक होमवर्क ये है आपका, ये गेट क्वेश्चन है, ठीक है. अरे इसका ऑप्शन ही नहीं दिया. एक गेट क्वेश्चन ये है, ये भी एक गेट क्वेश्चन है. हाँ, ये दिया हुआ है. ये भी एक गेट क्वेश्चन है. ये तो कल दिया था. अ रिलेशन स्कीमा कैन हैव एट मोस्ट वन फॉरेन की. एनरोल वाला एग्जांपल हो, स्टूडेंट आईडी सीआईडी एक में दो है. फर्स्ट वन इज फॉल्स. फॉरेन की इन रिलेशन आर कैन नॉट यूज टू रिफर टू टपल्स ऑफ आर. ये दोनों पढ़ा है, दोनों फॉल्स है. बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स. ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही. मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चंस और की वाले क्वेश्चंस और भी इंक्लूड कर दूंगा. ठीक है, समझ में आया आज?